इस बार हमारी कहानी है एक लड़के की जो बाकी 17 साल के जापानीज हार मान चुके लड़कों की तरह है। इसे एक नई दुनिया में भेजा गया। उस दुनिया को बचाने के लिए वो ऊपर आसमान में जाता है एक गॉडेस के पास, जो उसे और उसके दोस्तों को समझाती है कि क्या चल रहा है और सबको एक एक खास पावर देती है। फिर वो और उसके दोस्त एक शांत और अच्छे से दिखने वाले किंगडम में पहुंच जाते हैं। लेकिन अजीब बात यह होती है कि वो लड़का फिर से रीइंकारनेटेड हो जाता है, फिर से वही देवी के पास पहुंचता है। देवी भी कंफ्यूज हो जाती है कि ये क्या हो रहा है, लेकिन स्काई के नियमों के हिसाब से उसे हर बार रीइंकारनेटेड होने पर नई ताकत देनी ही पड़ती है। ये चक्कर ऐसे ही लगभग 10 बार होता है। हर बार वो रीइंकारनेटेड होता है, फिर देवी के पास जाता है और हर बार उसे एक से बढ़कर एक भयंकर ताकत मिलती है। आखिर में जब ये बार बार रीइंकारनेटेड होने का लूप उसे बोर करने लगता है तो वो सच में एक दुनिया में टिक जाता है। लेकिन उस दुनिया में सब लोग उसे बेकार समझते हैं। असल में वो अपनी सारी ताकतें छुपा रहा होता है। अब बात ये थी कि ये किंगडम एक जाल था। वहां के लोग असल में हीरोज को मारने का प्लान बना रहे थे। उसे एक ट्रेनर दी जाती है, एक स्ट्रांग सी ब्लॉन्ड लड़की, जिसे आप ब्लॉन्ड कह सकते हैं। तकाफुजी को बहुत समझदारी से शातिर चालें चलनी पड़ती हैं ताकि किसी को उस पर शक न हो और साथ ही साथ वो इतना कमजोर भी न लगे कि लोग उसे सीधा खत्म ही कर दें। थोड़ा सा स्पॉइलर, तकाफुजी की फाइट उस ब्लॉन्ड लड़की से बहुत धमाकेदार थी। अब स्पॉयलर्स बंद, कहानी शुरू करते हैं। एक लड़की आती है जिसकी आंखें लाल हैं। कोई उसका नाम पुकारता है लेओरी। वो एक लड़के के पास जाती है, उसका चेहरा धीरे से छूती है और तभी उस पर चाकू से हमला कर देती है। उस लड़के की जान चली जाती है। ये वाला जन्म थोड़ी देर तक तो चला। लड़की चाकू नीचे गिरा देती है और किसी काले से खालीपन वॉइड में गिर जाती है। लड़का सोचता है क्या मैं सच में मर गया? ये लड़की कौन थी? उसे मेरा नाम कैसे पता था? और वो रो क्यों रही थी? इन्हीं सवालों में उलझा हुआ अचानक वो फिर से अपनी क्लासरूम में जागता है, एक मंगा पढ़ते हुए। हमारे हीरो का नाम है तकाफुजी जूलियन नोरोरी, उम्र 17 साल। वो कंफ्यूज है, सोचता है ये सपना क्या था? सब कुछ पहले जैसा लगता है। लेकिन तभी एक जादुई सर्कल पूरी क्लासरूम को घेर लेता है और बैंगनी रंग की रोशनी फट पड़ती है। सब लोग डर के मारे अपनी आंखें और चेहरे ढक लेते हैं। फिर तकाफुजी को होश आता है। वो अब फर्श पर गिरा हुआ है और उसके साथ उसकी पूरी क्लास भी। किसी को नहीं पता वो कहाँ है। सब लोग घबरा जाते हैं। क्लासरूम कहाँ गया? ये जगह कौन सी है? तभी एक एंजल प्रकट होती है और सबको शांत होने को कहती है। वो बताती है कि वो सब लोग एक अजीब सी जगह में हैं, जिसे वो वॉइड बीच वर्ल्ड्स कहती है, जहां आत्माएं गुजरती हैं। वो खुद को एक गॉडेस बताती है और कहती है कि सभी को एक नई दुनिया में भेजा जाएगा ताकि वो हीरो बनकर डीमन किंग को हरा सके। सब लोग अभी भी कंफ्यूज हैं, सोच रहे हैं कि ये सब क्या हो रहा है। वो देवी कहती है कि उन्हें एक दुनिया में भेजा जाएगा जिसका नाम है बुर्गे और उसमें एक साम्राज्य है हिएना। सब लोग अभी भी खुले मुंह खड़े हैं, कुछ समझ नहीं पा रहे। तकाफुजी बस ये सोच रहा है ये तो बिल्कुल वैसी ही कहानी है जैसी हम मंगा या नोवेल में पढ़ते हैं। लेकिन देवी फिर कहती है तुम सबको वहां भेजने से पहले तुम्हें एक खास तोहफा दिया जाएगा। हर किसी के सिर पर उसका हाथ आता है और वो कहती है अब तुम्हें एक खास ताकत मिलेगी। लेकिन वो ये भी चेतावनी देती है इस ताकत का गलत इस्तेमाल मत करना, सही रास्ते पर चलना और दूसरों की मदद करना। गुड लक कहकर वो गायब हो जाती है और अब सबकी आंखें खुलती हैं। अब वो लोग एक कासल के अंदर होते हैं। एक लड़की थकी सी आवाज में कहती है लगता है समनिंग सफल रही। कुछ बूढ़े लोग वहां खड़े होते हैं, खुश होते हैं और कहते हैं सेंट वाकई में भरोसेमंद है, अब ये दुनिया फिर से सुरक्षित हो सकेगी। फिर एक आदमी खड़ा होता है, झुककर सबको धन्यवाद देता है। आप लोग इस दुनिया में आए। वो कहता है कि उसका नाम है लासन और वो हेन का सम्राट है। वो अपने हाथ जोड़कर मदद मांगता है, प्लीज डीमन किंग को हराओ, हमारी दुनिया को बचा लो। तकाफुजी नोटिस करता है कि उन्हें रॉयल्टी जैसा ट्रीटमेंट मिल रहा है। तभी एक लड़का जो चश्मा लगाए है आगे बढ़ता है और कहता है योर मैजेस्टी प्लीज ऐसे झुको मत। वो फिर एक सवाल पूछता है क्या हम अपने असली वर्ल्ड में वापस जा सकते हैं? तभी एक लड़की सामने आती है और कहती है मैं इसका जवाब दूंगी। वो खुद को सेंट आइया बताती है और कहती है हाँ तुम सब अपने असली वर्ल्ड में वापस जा सकते हो, लेकिन ये तभी हो पाएगा जब 1 महीने बाद फिर से पूरा चांद आसमान में होगा। तो जो कोई भी डेमन किंग से लड़ना नहीं चाहता वो पूरे 1 महीने तक शाही महल में आराम से रह सकता है और फिर वापस अपने घर जा सकता है। हमारा लड़का सोचता है कि ये तो एक टूरिस्ट ट्रिप जैसा लग रहा है, कहीं नई जगह घूमने का मजा। लड़कियां सोच रही हैं कि जो महीने वे यहाँ नहीं होंगी उस दौरान क्या होगा। सेंट की बात के अनुसार उस दुनिया का टाइमलाइन नहीं बदलेगा और सबको बिल्कुल वही जगह वापस भेजा जाएगा जहाँ से आए थे। हमारा लड़का सोच रहा है कि ये सब कुछ बहुत ही आसान लग रहा है, कुछ तो गड़बड़ है। फिर सेंट पूछती है कि कौन लोग 1 महीने बाद वापस जाना चाहते हैं और कहती है कि बस उन्हें बोलना होगा, कोई उन्हें रोक नहीं सकता। ग्रुप ऐसा लगता है कि कुछ बोलना चाहता है, लेकिन सेंट उनसे बस यही गुजारिश करती है कि वे उसका देश और इस दुनिया को बचाएं। तकाफुजी सोचता है कि आमतौर पर यही वो मोमेंट होता है जब कोई हीरो आगे आता है और कहता है कि मैं लड़ूंगा, लेकिन यहाँ केवल सन्नाटा है। मतलब लगता है कि उसकी क्लास में कोई हीरो नहीं है। फिर चश्मा वाला लड़का बोलता है लगता है सब थोड़ा घबराए हुए हैं, क्या हम ये फैसला बाद में कर सकते हैं? राजा आंखें बंद करके वहां बैठा है और तकाफुजी देखता है कि फिलहाल सब लोग काफी शांत हैं। फिर लासन कहता है 1 महीने बाद वे फैसला कर पाएंगे, या तो तुम लोग वापस अपने वर्ल्ड जाओगे या यही रुककर
हीरो बनने का कॉन्ट्रैक्ट साइन करोगे। आज का दिन जश्न मनाने का है, इसलिए सबको मजा करना चाहिए। हमारा लड़का मन में सोचता है दूसरी दुनिया का खाना ट्राई करना परफेक्ट है। वो उत्साहित है ये जानने के लिए कि इस फैंटेसी दुनिया में कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल होते हैं खाना बनाने के लिए। लेकिन अचानक वही पोर्टल जो उसके पैरों के नीचे क्लासरूम में आया था फिर से दिख जाता है। वो सोचता है कि ये शायद एम्पायर के मेजेस का काम होगा जिन्होंने अपनी मैजिक इतनी अच्छी तरह सीख ली है। वो सच में इस फैंटेसी दुनिया का हर एक्सपीरियंस लेना चाहता है। लेकिन तभी किसी ने उसे पुकारा, पूछा कि वो अकेला क्यों है जिसके पैरों के नीचे सर्कल है। पता चलने से पहले कि क्या हो रहा है वो खुद को उसी जगह पाता है जहां उसने पहली बार सेंट से मुलाकात की थी, यानी उस पाथ ऑफ सोल्स पर। वहां वही देवी आती है, अपने आप को इंट्रोड्यूस करती है, लेकिन थोड़ी कंफ्यूज लग रही है। तकाफुजी उसे ग्रीट करता है और कहता है हम फिर मिल गए। लेकिन वो पूछती है क्या तुम अभी थोड़ी देर पहले यहाँ नहीं थे? तकाफुजी जवाब देता है हाँ था। ये देवी समझ नहीं पा रही कि ये सब क्या हो रहा है। वो जानना चाहता है कि क्या उसे फिर से कहीं और समन किया जाएगा। और वो देवी कहती है शायद, पर एक नियम है कि जो भी इस जगह आता है उसे एक टैलेंट जरूर मिलता है। इसलिए वो फिर से अपना हाथ उसके सिर पर रखती है और उसे गुड लक बोलती है। लेकिन हमारा लड़का शिकायत करता है कि बार बार भेजना और वापस लाना बिल्कुल जिम्मेदारी से बाहर है। इस पूरे प्रोसेस के दौरान उसे याद आता है कि पहली बार जो मैजिक सर्कल था वो पर्पल था और ये वाला येलो है जिसमें अलग अलग सिंबल्स बने हुए हैं। फिर उसे एहसास होता है कि वो एक कुर्सी से बंधा हुआ है और मुंह बंद है। फिर समझता है कि ये सोचने का वक्त नहीं है। तभी एक बूढ़ा आदमी आता है और कहता है लगता है समनिंग सफल रही। उसके साथ वाला कहता है कि लड़के को टेस्ट नंबर 12 कहा जाएगा। बूढ़ा आदमी पास आकर बताता है कि लगता है उसके पास ऑफेंसिव टाइप का मैजिक आई है। तकाफुजी को ये सब बिल्कुल पसंद नहीं था। उसे लग रहा था कि ये समनिंग्स जितनी वो सोच रहा था उससे ज्यादा खतरनाक है। दोनों पागल वैज्ञानिक मुस्कुराने लगते हैं और कहते हैं अब हम एक्सपेरिमेंट शुरू करते हैं। हमारा लड़का समझ गया कि ये लोग पागल साइंटिस्ट्स हैं। वो आदमी आगे बढ़कर स्कैल्पेल निकालता है और कहता है अब पता लगाना है कि तुम्हारे मैजिक आई का असली मकसद क्या है। बूढ़ा आदमी बताता है कि किसी रिकॉर्ड में लिखा है कि जो इंसान दूसरी दुनिया से समन होते हैं उनके अराइवल पर मैजिक आई बन जाता है और उनका काम ये साबित करना है कि ये सच है। तकाफुजी जल्दी समझ गया कि ये मैजिक आई वही तोहफा होगा जो देवी ने उसे दिया था जब वो आया था। फिर बूढ़ा आदमी समझाता है कि अगर लड़का गुस्से में आगाबूला हो जाए या अपना कंट्रोल खो दे तो दिक्कत होगी, इसलिए उसे हिप्नोसिस में डालना जरूरी है। तकाफुजी थोड़ा डर गया, लेकिन फिर उसने देखा कि वो आदमी अपना मैजिक सर्कल कास्ट कर रहा है। बूढ़ा आदमी महसूस करता है कि हिप्नोसिस का असर बहुत कम हो रहा है। लगता है कि ये स्पेल काम नहीं कर रहा। ये सपोज था एक एडवांस्ड हिप्नोसिस स्पेल होना। तकाफुजी को ये बहुत मजाकिया लगा कि इसे एडवांस्ड मैजिक कहते हैं। तभी दूसरा आदमी डॉक्टर को बुलाता है। तकाफुजी की बाईं आंख में है मैजिक आई ऑफ टाइम और दाईं आंख में है मैजिक आई ऑफ ट्रूथ। आदमी चौंक जाता है और खुश होकर कहता है दोनों आंखों में इतनी ताकत होना बहुत ही रेयर है। फौरन वे लोग अपने उपकरण निकालते हैं और कहते हैं हमें तुरंत टेस्टिंग शुरू करनी है क्योंकि ये कमाल की बात है। लेकिन तकाफुजी जानता है कि अगर सर्जरी बिना हिप्नोसिस के शुरू हुई तो ये सीधा टॉर्चर होगा। वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं चाहता। सोचता है कि क्या वो अपने मैजिक आई की मदद से भाग सकता है। अचानक उसके पैरों के नीचे एक सर्कल बन जाता है। साइंटिस्ट कंफ्यूज दिखते हैं, लेकिन हमारा लड़का और हम दोनों जानते हैं कि क्या होने वाला है। वो फिर से देवी के सामने आ जाता है जो फिर से कंफ्यूज्ड सी लग रही होती है। वो कहती है ये तीसरी बार है, क्या तुम्हें मुझसे इतना लगाव है? तकाफुजी जवाब देता है ये तो होना ही था। फिर वो पूछता है क्या तुम्हें पता है कि ये सब क्यों हो रहा है? देवी सच में कुछ समझ नहीं पाती और बताती है ये पहली बार है जब ऐसा कुछ हुआ, मुझे और जांच करनी होगी। तकाफुजी सोचता है कि अब तक वो इस महिला को इतनी बार देख चुका है कि जैसे कैजुअली एक देवी से चैट कर रहा हो। लेकिन इससे पहले कि उसे कोई जवाब मिले वो एक युवा नोबल लड़की के सामने आ जाता है। एक एल्फ उसकी तारीफ करता है कि पहली बार उसने एक ह्यूमनॉइड मॉन्स्टर समन किया, जो कमाल की बात है। लेकिन हमारा लड़का मॉन्स्टर कहलाकर खुश नहीं था। इस दुनिया में उसे एक जानवर जैसा ट्रीट किया जाता था और उसे ऑलमोस्ट उसकी सबॉर्डिनेशन कॉन्ट्रैक्ट में फंसा लिया गया था। फिर मैजिक सर्कल फिर से एक्टिवेट होता है। वो फिर से देवी के सामने आता है जो अब परेशान दिख रही थी। वो पूछती है क्या तुम इस समनिंग से थक गए हो? हमारा लड़का बस जानना चाहता है कि ये बार बार समनिंग क्यों हो रही है। देवी बताती है कि उसे एक आइडिया है, लेकिन समय कम है, इसलिए वो जल्दी बताएगी। वो समझाती है कि जो लोग समन होते हैं उनका सोल बहुत स्ट्रांग होना चाहिए ताकि वो वर्ल्ड्स के बीच यात्रा कर सके। और ऐसा लगता है कि लड़के की आत्मा बहुत ही स्ट्रांग और रेयर है। तकाफुजी कहता है मैं ना तो कोई सेंट हूँ ना ही अच्छा इंसान, तो फिर मेरी सोल इतनी साफ कैसे हो सकती है? गॉडेस ने कहा कि ये पवित्रता की बात नहीं है, बस इतना है कि वो बहुत स्ट्रांग है। उसके सोल को बस किसी एक दुनिया से जुड़ना था ताकि हीरो का कॉन्ट्रैक्ट एक्टिवेट हो जाए और फिर ये बार बार समनिंग बंद हो जाएगी। फिर सीन शिफ्ट होता है एक किले में जहाँ एक लड़की एक और भी पकड़कर कहती है कि तुम्हारे पास एक खास स्किल है, स्किल स्टील, मतलब तुम दूसरों की ताकत चुरा सकते हो। वो लड़की की खूबसूरती से इम्प्रेस्ड होता है और चौथी बार समन होने पर उसे एक और तोहफा मिला। वो सीधे उस लड़की की तरफ भागा ताकि हीरो का कॉन्ट्रैक्ट बना सके, लेकिन उससे पहले
टेलीपोर्टेशन फिर से एक्टिवेट हो गया। 5वीं बार उसे डार्क मैजिक से समन किया गया। लड़की थकी हुई थी, पसीने में भीगी और उसके कपड़े फटे हुए थे, जबकि वो पूरी तरह आराम से पिको माउंटेन के एक किले की छत पर लेटा था। 6ठी बार समन होने पर वह डीमन लॉर्ड की जगह पर रिजरेक्टेड हुआ। सारे मॉन्स्टर्स ने जश्न मनाया, लेकिन फिर वापस आसमान में एंजल ने कहा कि उसने बहुत ही कमाल की एबिलिटीज इकट्ठी कर ली हैं। वो इम्प्रेस्ड थी। फिर उसने कहा कि अगली समनिंग शायद आखिरी होगी, इसलिए अब वो उसकी सारी एबिलिटीज को कंबाइन करेगी और इस बार जब वह समन हो जाएगा तो उसे अपना स्टेटस चेक करना चाहिए। शायद वो अपनी दाईं आंख से देख पाएगा। किले के अंदर किसी ने हीरो का स्वागत किया। वो आराम से अपनी आंखें खोलता है, सोचता है चलो फिर से शुरू, लेकिन अचानक वो यहाँ दूसरे लोगों के साथ होता है। एक हाई स्कूल का छात्र था, रयू शिनसाकी, और एक लड़की थी, तमाकी कुरासावा। वो अपनी दोस्तों को बुलाती है और आखिरी लड़की इलाई आइसोगी भी आती है। उस वक्त सिंहासन पर बैठा कोई बोलता है। राजा कहता है कि लेजेंड्स के मुताबिक 3 हीरोज आएंगे इस दुनिया को बचाने। तकाफूजी नोटिस करता है कि 4 लोगों को बुलाया गया था, बाकी सब तो एक दूसरे को पहले से जानते हैं, तो फिर मैं क्यों, आखिर क्यों मुझे जबरदस्ती आखिरी पल में घसीटा गया इस समनिंग में। राजा कहता है तुम तीनों हो हीरोज और तुम बस एक आम इंसान हो जो गलती से समन हो गया। समनिंग तो सुना था, पर गलती से समनिंग में इन्वॉल्व होना पहली बार देख रहा हूँ। फिर तभी वहाँ पर एक लड़की आती है, पूछती है कि क्या ये दूसरी दुनिया के हीरोज है। वो खुद को पहली राजकुमारी बताती है और खुद को ही श्रेय देती है कि उसने ही तुम लोगों को समन किया है और उन्हें आभार जताने को कहती है। हमारा लड़का तुरंत समझ गया कि ये वही अनोइंग सेल्फ इंपॉर्टेंट प्रिंसेस है। फिर उसने बताया कि वे अब किंगडम ऑफ द राइजिंग सन में हैं, जहां सिर्फ इंसान नहीं डेमी ह्यूमंस और डीमंस भी रहते हैं। और जाहिर है डीमंस दुश्मन है जो डीमन किंग के नेतृत्व में है। उनकी अपनी एक रियासत है और वे सारे इलाके पर हमला कर रहे हैं। इसीलिए पूरी मानवता ने मिलकर हीरोज समन किए, लेकिन केवल रॉयल ब्लड वाली महिलाएं ही ये कर सकती थीं। और हाँ, वो प्रिंसेस चुनी हुई थी। हर देश को जिम्मेदारी थी कि वो उन हीरोज को ट्रेनिंग दे ताकि वे डीमन किंग को मार सकें। अब तक तो सभी समझ चुके होंगे कि ये कितना बढ़िया प्लान था, लेकिन तकाफूजी समझ गया कि उनका प्लान ये था कि कई हीरोज समन करना और उम्मीद करना कि कोई एक हीरो जो डेमो किंग को मार देगा। प्रिंसेस ने उनसे कहा कि राइजिंग सन किंगडम की तरफ से लड़ो और बिना किसी शर्म के डेमन किंग को हराओ। उसी वक्त तमाकी ने सवाल किया, हम अपने असली दुनिया में कैसे लौटेंगे? प्रिंसेस ने सीधा कहा, यह असंभव है। आपको इस बात पर गर्व होना चाहिए कि आप किंगडम ऑफ द सन के हीरोज हो और अपनी स्थिति के लिए थैंकफुल रहो। हमारा लड़का गुस्से में था, सोच रहा था कि ये लोग हियन किंगडम से कुछ कस्टमर सर्विस सीखें। फिर राजा ने कहा कि वे सब अपनी हाथ पत्थर पर रखें ताकि उनकी टैलेंट्स पता चल सकें जो उन्हें हीरोज के रूप में मिली है। एक टैबलेट लाया गया। जब रायो ने हाथ रखा, उसे मिला लिमिट ब्रेक एबिलिटी, और असोगी को मिला मैजिक बैरियर एबिलिटी, और करासावा को मिला मैजिक एफिनिटी, और हमारे प्यारे तकाफूजी को मिला डिटेक्शन एबिलिटी। कम से कम उसे ब्लेसिंग मिली थी, लेकिन ये देखकर लगा कि कुछ खास नहीं है। उसके बाद किंगडम के लोग उनकी टैलेंट्स, फिजिकल और मैजिकल शक्तियों को मापने लगे। रयू के पास सुपर ह्यूमन फिजिकल शक्ति थी, शोड में ब्लेसिंग्स बनाने की नेचुरल टैलेंट और ज्यादा मैजिकल पावर थी। तमाकी में भी बड़ी मैजिकल एप्टीट्यूड थी, पर वो डिस्ट्रक्शन मैजिक में फोकस्ड थी। और हमारे लड़के के पास मैजिक मैनिपुलेशन की कोई टैलेंट नहीं थी। उसे समझ में आ गया था कि वह यहाँ पर सबसे ज्यादा कमजोर है और ये बात उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। वो थक हार कर जमीन पर बैठा था, धीरे से बुदबुदाया, चलो कोई बात नहीं, असली हीरोज तो यही लोग हैं। उस रात सब रू के कमरे में इकट्ठा हुए अपने आगे का फ्यूचर डिस्कस करने के लिए। एक लड़का इधर उधर देखने लगा, रू का कमरा इतना बड़ा क्यों है? मेरे वाले से तो 3 गुना है। उधर दोनों लड़कियां थोड़ी अनॉयड थीं। उन्होंने पूछा, अगर तुम हीरो नहीं हो तो यहाँ कर क्या रहे हो? ये बात थोड़ी चुभी, लेकिन हमारा लड़का चुप ही रहा। तमाकी ने कहा, वैसे मुझे इसकी कोई फिक्र नहीं है, पर लड़के ने नोटिस किया, वो कह तो रही है कि परवाह नहीं, लेकिन असल में उसे चिंता थी। उसे साफ लग गया कि तमाकी एकदम ऑनेस्ट टाइप की लड़की नहीं है। फिर रयू ने कहा, डिटेक्शन एबिलिटी ये भी काफी इंपॉर्टेंट साबित हो सकती है। तकाफूजी ने महसूस किया कि हर किसी की उसके लिए अलग अलग राय है। रयू ने कहा, अगर ये लड़का कमजोर भी है तो ओए उस पर एक मैजिक बैरियर डाल देगी। ओए ने जवाब दिया, अगर उसे चाहिए तो ठीक है, मैं लगा दूंगी। लड़के ने सोचा, ये लड़की इतनी चुप रहती है लेकिन काफी क्यूट है यार। फिर वो एक पल के लिए रुका और रियलाइज किया कि ये तीनों लड़के लड़कियां सबके सब काफी अट्रैक्टिव हैं। ये लोग तो लिटरली लकी हैं। तभी तमाकी ने सवाल उठाया, क्या हमें सच में इस देश में रुकना चाहिए? रयू कुछ कहने वाला था, लेकिन किसी और ने पहले ही बोल दिया, देश तो ठीक है, ट्रीटमेंट भी अच्छा मिल रहा है। सबने देखा हमारा लड़का उन्हें चुप रहने का इशारा कर रहा था। उसने अपनी नोटबुक में लिखा था, कोई हमारी बात सुन रहा है, इसलिए कुछ भी सस्पिशियस मत बोलो। तीनों थोड़ी देर के लिए सन्न रह गए और तब लड़के को समझ आया, ये डिटेक्शन वाली ब्लेसिंग सच में काम की चीज है। उसके पास ना कोई फिजिकल स्ट्रेंथ थी, ना कोई मैजिकल पावर, लेकिन फिर भी ये एबिलिटी कमाल की थी। वो दीवार के उस पार तक लोगों या किसी भी चीज की प्रेजेंस फील कर सकता था। उदाहरण के लिए उसे इस वक्त भी पता था कि बाहर कौन उनकी बातें सुन रहा है। अपने रूम में रहते हुए वो कोशिश करता कि मेड अंदर ना आए, लेकिन फिर भी वो बार बार आ जाती। तब उसने अपनी नोटबुक में लिखा और ओए से कहा, एक साउंड प्रूफ बैरियर बना सकती हो? ट्राई करने में क्या जाता है? ओए ने सोचा और चैंट शुरू कर दी। बैरियर का सर्कल फैला, लेकिन उसने चेतावनी दी, ये ज्यादा स्ट्रांग नहीं है,
ज्यादा देर नहीं टिकेगा। रयू ने उसकी तारीफ की। तुम तो कमाल की लड़की हो। ओए थोड़ी शाय हो गई। तकाफुजी सोच रहा था क्या ये लोग मेरे सामने ही फ्लर्ट करेंगे अब। फिर तमाकी ने पूछा पर ये लोग हमारी बात सुन ही क्यों रहे थे। रयू ने कहा ऑब्वियसली हम लोग हीरोज हैं, इतनी ताकत है हमारे पास कि पूरा देश तहस नहस कर सकते हैं, तो क्लियरली ये लोग डरते होंगे। तमाकी गुस्से से बोली अरे लेकिन हमें तो जबरदस्ती यहाँ लाया गया है, हमने थोड़े ना कोई युद्ध करने की कसम खाई थी। तभी तकाफुजी बोला ये देश थोड़ा सा डेस्परेट लग रहा है। उसे इस दुनिया के सिस्टम की समझ नहीं थी, लेकिन उसे शक था कि ये कंट्री फाइनेंशियल क्राइसिस में है, क्योंकि राजा खुद बहुत सारे कामों में इन्वॉल्व है जो आमतौर पर अनकॉमन होता है। इतने बड़े किले के हिसाब से उसके पास बहुत कम लोग हैं। तमाकी ने भी कहा हाँ मैंने भी ये नोटिस किया था, लेकिन कम से कम खाना अच्छा था, साधारण था, पर स्पाइसेस की वजह से टेस्ट अमेजिंग था। तकाफुजी को खाना कुछ खास नहीं लगा। उसे लगा शायद उसकी टेस्ट ही वियर्ड है। बाकी दोस्तों ने कहा हमारे कमरे तो ऐसे लगते हैं जैसे किसी सोल्जर के क्वार्टर्स हों, किसी हीरो के नहीं। और लड़के ने सोचा इन लोगों ने तो मेरा छोटा सा कमरा देखा ही नहीं है, क्योंकि ये लोग पहले कभी कहीं और समन नहीं हुए, इनके पास कंपेयर करने को कुछ है ही नहीं। पर उसे अब भी हाइजन में अपनी अराइवल अच्छे से याद थी। फिर उसने तीनों से कहा हमें इस देश से भागने का प्लान बनाना चाहिए, क्योंकि मेरी डिटेक्शन एबिलिटी सर्वेलेंस को आसानी से बाईपास कर सकती है। साथ ही ये भी फिगर आउट करना है कि हम अपने ओरिजिनल वर्ल्ड में कैसे लौट सकते हैं, क्योंकि तुम तीनों तो इस दुनिया की आखिरी उम्मीद है, तो ये लोग कभी नहीं चाहेंगे कि उनकी उम्मीद वापस अपने वर्ल्ड में चली जाए। वैसे भी प्रिंसेस ने जो कहा था कि वापसी का कोई तरीका नहीं है, मुझे लगता है वो झूठ बोल रही है, कुछ तो छुपा रही है। रयू ने कहा हाँ मैं इससे अग्री करता हूँ, प्रॉब्लम बस ये है कि हम अभी बहुत कमजोर हैं और हमें बहुत कुछ जानना बाकी है, इसलिए फिलहाल बस ऑब्जर्व करो। तभी अचानक तमाकी लड़की के पास आ गई। उसने पूछा तुम्हारी ये पीली आंख ये क्या है। लड़का झट से अपना चेहरा ढक लेता है। उसे याद ही नहीं था कि उसकी आंख बदल गई है। आखिरकार एक जापानीज लड़के की पीली आंख होना कोई आम बात तो नहीं थी, लेकिन रयू ने बस इतना कहा हर किसी के कुछ राज होते हैं और हर कोई उन्हें बताना नहीं चाहता, बेटर होगा कि हम इसे इग्नोर करें। उसने सोचा ये लड़का बस कोई फेज से गुजर रहा है, जैसे हर टीनेजर जाता है। पर हमारे लड़के को समझ आ गया। रयू को लग रहा है कि ये कोई स्टाइलिश कॉन्टैक्ट लेंस है, जैसे कोई एनिमे का हीरो पहनता है, और यही बात उसे सूझ गई। क्यों ना मैं इसी को अपना बहाना बना लूं। तो वो सीधा बोला देखो ये है मेरी मिस्टिकल आई की पावर। थोड़ी देर बाद वो अपने रूम में था और सोच रहा था आखिर ये इविल आई है क्या। उसने स्टेटस चेक किया और अंदर एबिलिटीज की पूरी फैंसी लिस्ट थी। प्रॉब्लम ये थी कि उसे ये नहीं पता था कि इस दुनिया का एवरेज क्या है, मतलब स्ट्रांग हूं या वीक। गेस करना भी मुश्किल था, लेकिन फिजिकल टेस्ट की हालत देखकर उसे लग गया कुछ तो गड़बड़ है। उसने अपनी एबिलिटीज चेक की, हर आंख में अलग पावर थी। डीमन किंग की डार्क मैजिक एबिलिटी चुराने की ताकत और डिटेक्शन उसने देखा। जब उसे मॉन्स्टर की तरह समन किया गया था तो शायद उसी वक्त उसे कुछ एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट्स भी मिल गए। वो अब डिमोनिक रेस का हिस्सा था और उसकी क्लासिफिकेशन थी वैम्पायर, बैरन रैंक। लेकिन सबसे बुरा था उसका एक डिबफ, हेट्रेड ऑफ द सन गॉड, जिसका मतलब दिन के वक्त उसकी सारी ताकतें 90% कम हो जाती थी और एबिलिटीज भी ब्लॉक हो जाती थी। अब सब साफ हो गया था। उसे सनलाइट में प्रॉब्लम्स क्यों हो रही थी, फूड बेस्वाद क्यों लग रहा था क्योंकि उसमें गार्लिक था, और लड़कियों की गर्दनें इतनी टेम्पटिंग क्यों लग रही थी। वो धीरे धीरे सब समझ रहा था। वो बस डिटेक्शन में इतना फोकस था कि अपनी बॉडी की हालत देखना भूल ही गया था। अब उसकी बॉडी में थे मल्टीपल आइज, वैम्पायर ट्रेट्स और बहुत सी म्यूटेशंस। अब वो खुद से पूछ रहा था मैं अब इंसान भी हूं या कुछ और। उसने फिर से सारी समनिंग्स याद की और जो पावर्स मिली थी उन्हें गिना। डिटेक्शन, पास या दूर किसी की भी मौजूदगी इंस्टेंटली फील कर सकता था। उसने पासी का एक लैंप उठाया और बोला अब देखो मेरी दूसरी एबिलिटी। उसने लैंप से एनर्जी अब्सॉर्ब की और उसे एक नाइफ में बदल दिया। अब उसकी आंखें एक एक कर एक्टिवेट हो रही थी। मोशन डिटेक्शन, एब्सोल्यूट मेजरमेंट, लॉन्ग रेंज विजन, माइक्रोस्कोपिक विजन, नाइट विजन, क्लेयरवॉयंस, इल्यूजन, एक्सरे विजन, फोटोग्राफिक मेमोरी, एक्सटर्नल गेज डिटेक्शन। लेकिन सबसे कंफ्यूजिंग था वो पीला आई डिस्क्रिप्शन कह रहा था वो किसी भी मैजिक सर्कल को आंख में खींच सकता है और फिर उसे जब चाहे तब एक्टिवेट कर सकता है। वो सोचता है बाद में मैं मैजिक सिस्टम को अच्छे से समझ लूंगा, अभी तो बस शुरुआत है। वैम्पायर वाला पार्ट समझना थोड़ा इजी था। अगर मैं किसी का ज्यादा खून पी लूं, जानलेवा मात्रा से भी ज्यादा, तो मैं उसे गूल में बदल सकता हूं। और अगर वो इंसान वर्जिन है तो मेरी बाइट और फिर मेरा खून पीते ही वो मेरा वैम्पायर सबॉर्डिनेट बन जाएगा। अगर मैं कुछ ना करूं तो वो बस एक गूल बनते हैं, लेकिन अगर मैं उन्हें मारकर अपना खून पिला दूं तो वो मेरे नौकर बन जाते हैं। पर दो और जबरदस्त एबिलिटीज थी। अगर वो पूरी ब्लड पी जाए तो वो उस इंसान की मेमोरी और एबिलिटीज भी चुरा सकता है। मतलब रात में अगर उसे खुलकर पावर्स यूज करने का मौका मिले तो वो बहुत जल्दी ओपी बन सकता है। अब उसे बस एक ही चीज करनी है, इस बॉडी को अपनाना और खुद को कंट्रोल करना। अगले दिन सुबह सूरज की रोशनी में एक लड़की सामने आती है। उसने खुद को इंट्रोड्यूस किया, मैं अयाना, नाइट कमांडर ऑफ द किंगडम ऑफ राइजिंग सन। सुनकर लड़का थोड़ा कंफ्यूज्ड और सेक्सिस्ट हो गया। फीमेल नाइट, वो शायद फैंटेसी वर्ल्ड में ये आम बात है या फिर इनकी इकोनॉमी सच में खराब है। अयाना ने दोनों लड़कियों को देखा
और कहा, तुम दोनों में मैजिकल पोटेंशियल है, लेकिन मार्शल आर्ट्स की बेसिक ट्रेनिंग जरूरी है। वैसे तो वो यूजुअली स्ट्रेंथ ट्रेनिंग से शुरू करती थी, लेकिन उन्हें देखकर बोली, शायद इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। लड़का थोड़ा डिसअपॉइंटेड हुआ क्योंकि उसकी खुद की स्टैट्स इतने इंप्रेसिव नहीं थे। रयू की स्ट्रेंथ थी 1500 प्लस बाकी सारे एट्रीब्यूट्स भी 1000 से ऊपर। तमाकी का एचपी उससे ज्यादा था और उसकी इंट्यूशन थी 3500। एलवे की इंट्यूशन थोड़ी कम थी, लेकिन बाकी सब स्टैट्स में वो भी उससे आगे थी। जैसे ही वो तीनों इस दुनिया में आए, उनकी स्टैट्स पहले ही किसी इंसान की लिमिट से ऊपर थी। फिर अयाना ने उन्हें बोला कि जो चीज उनके लिए सही हो उसे चुनें और फिर मार्शल आर्ट्स की बेसिक्स सीखें। लेकिन उस बेवकूफ लड़के का केस अलग है। अयाना ने साफ कहा, पहले इसकी बॉडी स्ट्रांग बनानी पड़ेगी, पर दिक्कत ये है कि लड़का धूप में पुशअप्स कर रहा है और ये उसकी एबिलिटीज को बर्बाद कर रहा है। उसके एट्रीब्यूट्स दिन में वैसे ही डाउन रहते हैं, ऊपर से तेज धूप में उसे भयंकर सिरदर्द भी होने लगता है। अयाना ने कहा, मैं खुद इसे ट्रेन करूंगी, इसलिए इसे सीरियसली लेना पड़ेगा। लेकिन बेचारा लड़का तो पहले ही चक्कर खा रहा है, बचने का तो कोई रास्ता ही नहीं। तभी अचानक वो प्रिंसेस, जो बहुत ही इरिटेटिंग है, अपने ग्रुप के साथ अंदर आने की इजाजत मांगती है। वैसे यही बात तकाफुजी भी सोच रहा था, लेकिन वो अकेली नहीं थी, उसके साथ कुछ और लोग भी थे। उसके पास जो औरत खड़ी थी वो भी काफी रॉयल लग रही थी, एकदम सुंदर, लेकिन उसकी स्माइल नकली सी थी, जैसे कोई गुड़िया हो जिसकी एक्सप्रेशन हमेशा एक जैसी हो। अयाना ने प्रिंसेस को ग्रीट किया और पूछा कि वो लोग क्यों आए हैं। ताकाफुजी ने फौरन ट्रेनिंग छोड़ दी और आराम से बैठ गया। क्यूरियस था कि अब क्या होने वाला है। दूसरी लड़की ने तो बस नम्रता से ग्रीट किया, लेकिन वो इरिटेटिंग प्रिंसेस एकदम ड्रामे के साथ बोली, मैंने अपने सारे इंपॉर्टेंट काम छोड़ दिए, सिर्फ तुमसे मिलने आई हूं, तो थैंक्सफुल रहो। हमारा लड़का ये सुनकर हंस पड़ा। तभी वो दूसरी महिला आगे आई। उसने खुद को सेकंड प्रिंसेस के तौर पर इंट्रोड्यूस किया और बोली, आज दोपहर तुमसे मिलकर अच्छा लगा, मैं तुमसे एक बात करना चाहती हूँ। फिर सीन कास्टल के एक कमरे में शिफ्ट हो जाता है। वो प्रिंसेस बोर्ड के सामने खड़ी थी और समझा रही थी कि आगे के लेसन यही होंगे, पर तकाफुजी को ये सब बहुत सस्पिशियस लग रहा था क्योंकि उसे अलग से क्लास दी जा रही थी। बाकी हीरोज भी क्लास ले रहे थे, लेकिन वो फर्स्ट प्रिंसेस के साथ थे, दूसरे रूम में। असल बात यह थी कि फर्स्ट प्रिंसेस ने साफ मना कर दिया था कि वो किसी ऐसे इंसान को नहीं पढ़ाएगी जो हीरो नहीं है। उसके लिए ये बात बेइज्जती थी और एक तरह की बेहूदी हरकत। ताकाफुजी को इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, लेकिन उसने मन ही मन कसम खा ली कि एक दिन इसका बदला जरूर लूंगा। सेकंड प्रिंसेस ने फिर कहा कि वो लेसन शुरू कर रही है, पर ताकाफुजी के कुछ सवाल थे। उसने पूछा, अगर आप सेकंड प्रिंसेस हैं तो क्या फर्स्ट प्रिंसेस आपसे बड़ी है? प्रिंसेस ने जवाब दिया, नहीं, मामला थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। सीधा कहें तो फर्स्ट प्रिंसेस असली वारिस है इस राजगद्दी की। ताकाफुजी जानता था कि रॉयल फैमिली की वारिसी चीजें अक्सर मैसी होती हैं और वो इन सब में नहीं फंसना चाहता था। लेसन के दौरान उसे पता चला कि किंगडम ऑफ द राइजिंग सन उस हीरो ने बनाया था जिसने पिछली डेमन किंग को हराया था। वो हीरो एक मैजिशियन था, यानी इस जगह का फाउंडर एक विच थी, इसीलिए यहां विच वर्शिप बहुत गहराई से फैला हुआ है। गद्दी हमेशा फीमेल हेयर्स को मिलती है, वो खुद अपने लिए राजा चुनती है और फिर वही आदमी राजा बनकर देश चलाता है, लेकिन असली ताकत रानी के पास ही रहती है। पर अगर रानी तलाक मांग ले तो राजा की पोजीशन वहीं खत्म हो जाती है। सेकंड प्रिंसेस की वजह से ताकाफुजी को हिस्ट्री और मैजिक के फंडामेंटल्स सीखने को मिले, लेकिन वो बहुत थक गया था और सो गया। रात को उसने दोबारा मैजिक स्टडी करना शुरू किया क्योंकि अगले दिन प्रैक्टिकल टेस्ट होना था। कम से कम उसने सेकंड प्रिंसेस से एक बुक तो उधार ले ली थी। उसे पता था कि प्रिंसेस को यह बिल्कुल पसंद नहीं आया कि वो क्लास में सो गया, और बुक मांग लेना भी शायद उसे अच्छा नहीं लगा, पर वो बस एक गुड़िया जैसी स्माइल देती रही। पेंटाग्राम को देखते हुए ताकाफुजी बोला, अब वो करना है जो रात भर नहीं हो पाया था। फिर उसने ट्रू मिस्टिक आई एक्टिवेट किया और सर्कल को गौर से देखने लगा। थ्योरी के हिसाब से उसे इस सर्कल को अपनी आंखों में रिकॉर्ड कर लेना चाहिए था ताकि जब चाहे तब उसे दोबारा यूज कर सके। पर दिक्कत ये थी, कुछ भी नहीं हो रहा था। उसे ये समझ ही नहीं आ रहा था कि उसकी आंख काम कर भी रही है या नहीं। उसने कुछ और जादुई सर्कल्स ट्राई किए, लेकिन कुछ नहीं हुआ। अब तक जो भी किया था सब फेल हो चुका था। तभी उसे याद आया कि उसके पास एक और आय है। उसने पास में रखा पेपर उठाया और खुद ही सर्कल बनाना शुरू किया। उस आंख से सब कुछ इतना साफ दिख रहा था कि उसे वो सारे सर्कल याद आ गए जो उसने इस दुनिया में आने से पहले देखे थे। उस पागल डॉक्टर ने जो एडवांस्ड हिप्नोसिस मैजिक यूज किया था वही ड्रॉ करूंगा मैं। लेकिन शुक्र है
मेरे मिस्टिक आई ऑफ पोएट्री का, जिसकी वजह से मुझे मिली है फोटोग्राफिक मेमोरी। वो आसानी से सर्कल बना सका। वैसे तो एक ही पल में उसे याद कर पाना नामुमकिन होता। जैसे ही उसने सर्कल पर देखा, उसकी आंख से एक चमकती हुई एनर्जी निकली। ऐसी फीलिंग पहले कभी नहीं आई थी। शायद अब ये आंख सच में काम करने लगी थी। टेस्ट करने के लिए उसने एक छोटी घंटी बजाई। एक मेड अंदर आई और पूछा, क्या आपने बुलाया? लड़के ने कहा, हाँ, मुझे थोड़ी मदद चाहिए थी। और तभी उसने आंख एक्टिवेट की और हिप्नोसिस वाला जादू चलाया, जो उसे उस बुजुर्ग जादूगर से मिला था। सिर्फ एक सेकंड में मेड की आंखें सुन्न हो गईं। लड़के ने उसका चेहरा छूकर देखा, जादू असर कर चुका था। फिर उसने टेस्ट के लिए पूछा, तुमने कौन सा अंडरवियर पहना है? लड़की बोली, ब्लैक कलर का पहनी हूं। अब लड़का सोचने लगा, ये मैजिक उस दुनिया का है जहां मुझे ये आंखें मिली थीं। सोच रहा हूं, क्या ये डेमन आई सिर्फ वही मैजिक स्टोर कर सकती है जो मैंने उस दुनिया में देखा था? लेकिन उसे पूरी तरह यकीन नहीं था। जब वो दूसरी दुनिया में गया था, तब भी उसने कुछ मैजिकल सर्कल्स देखे थे। अगर वो पूरे ध्यान से सोचे तो शायद वो भी एक्टिवेट हो सकते हैं। उसने एक ऐसा सर्कल याद किया और कामयाबी से जादू कर दिया। लेकिन वो दूसरी दुनिया नहीं गया, बल्कि पास के जंगल में टेलीपोर्ट हो गया। अब उसे समझ आया, ये एक टेलीपोर्टेशन स्पेल है। अगर वो रेड आई से दूर तक देख सकता है और येलो आई से पोर्टल बना सकता है, तो अब वो जब चाहे किले से बाहर जा सकता है। अब वो दूर आ चुका था और अब बाकी मैजिक भी टेस्ट कर सकता था। उसने एक दीवार छुई और उस पर एक काले जादू का सर्कल बना दिया। इस जादू से वो बेजान चीजों जैसे तलवार, पत्थर को कंट्रोल कर सकता था, हिला सकता था और उन्हें अपनी शैडो में स्टोर कर सकता था। जब तक वो चीजें उसकी शैडो में होती थीं, वो किसी और चीज से टकरा नहीं सकती थी। लेकिन अगर वो कंट्रोल छोड़ दे तो सब नॉर्मल हो जाता था। इस काले जादू से वो शैडो स्टेप भी यूज कर सकता था, मतलब एक जगह से दूसरी जगह जल्दी से ट्रैवल कर सकता था। एक पेड़ के अंदर जाने पर उसे अजीब लगा। जगह छोटी दिख रही थी, लेकिन उसे बहुत बड़ी स्पेस जैसा महसूस हुआ। फिर उसने अपनी क्रिएशन एबिलिटी ट्राई की। एक पत्थर को छूते ही वो पिघलकर तलवार बन गया। अब उसने वो सारी मूवमेंट्स याद की जो उसकी आंख ने कमांडर को तलवार चलाते हुए देखी थी। सिर्फ एक बार देखकर वो सभी अटैक्स आराम से दोहरा सका। अब रात हो चुकी थी। उसने सोचा, सुबह तक जितना हो सके प्रैक्टिस कर लूं। थोड़ी देर बाद वो पूरी तरह थक गया, लेकिन अंदर से लग रहा था कि कुछ सुधार हुआ है। तभी एक स्क्रीन सामने आई, स्वॉर्डशिप लेवल 1 एक्वायर्ड। अब उसे समझ आया कि स्किल्स अनलॉक कैसे होती हैं। अब उसका अगला टारगेट था लेवल अप करना। तभी पास के झाड़ियों में कुछ हलचल दिखी। एक अजीब सा मॉन्स्टर था जिसने अपने मुंह में किसी जानवर को दबोचा हुआ था। वो मॉन्स्टर दिखने में पक्षी जैसा था, लेकिन उसके ऊपर फर था। उसने आइडेंटिफिकेशन स्किल यूज की और पता चला ये एक डेमन बर्ड जेको है। लेकिन प्रॉब्लम ये थी, उसके स्टैट्स इतने ज्यादा थे कि वो मॉन्स्टर बहुत खतरनाक था। उसे याद आया कि उसने कभी सुना था कि महल के लोग कहते हैं इस मॉन्स्टर के पंख कई चीजों में इस्तेमाल होते हैं। तो सवाल उठा, अगर ये मॉन्स्टर इतने खतरनाक हैं तो आम लोग इन्हें मार कैसे लेते हैं? जैसे ही वो जंगल में चलता गया, उसे और भी मॉन्स्टर दिखे जो थोड़े कमजोर लग रहे थे, लेकिन उनका सबसे कम स्टैट भी 600 था। कुछ के तो उससे भी ज्यादा थे। मतलब ये जंगल हाई लेवल मॉन्स्टर्स से भरा पड़ा है और ये उसके लिए परेशानी की बात थी। उसकी करंट ताकत से वो किसी एक मॉन्स्टर से तो लड़ सकता है, पर अगर एक से ज्यादा एक साथ आ गए तो दिक्कत हो सकती थी। दूसरी तरफ महल में अयाना महल के हॉलवे में चल रही थी और योर हाइनेस को बुला रही थी। उसने दूसरी राजकुमारी को बताया कि इलाका सेफ है, लेकिन फिर भी उन्हें रात में अकेले नहीं घूमना चाहिए। लेकिन राजकुमारी ने कहा कि उन्हें उससे कुछ बात करनी थी। उन्होंने पूछा, क्या यह सच है कि तकाफुजी की ट्रेनिंग में आर्टिफैक्ट्स यूज नहीं हो रहे? कमांडर ने जवाब दिया, अभी तक किसी भी हीरो ने आर्टिफैक्ट्स का इस्तेमाल नहीं किया है। राजकुमारी ने और जोर देकर पूछा, क्यों? आखिरकार उन्हें कभी न कभी आर्टिफैक्ट्स यूज करने ही पड़ेंगे। कमांडर ने थोड़ी देर सोचा और बोली, आर्टिफैक्ट्स इंसान की ताकत बढ़ा सकते हैं, लेकिन अगर शरीर और दिमाग मजबूत नहीं होगा तो वो उन पर डिपेंड करने लगेंगे। इसलिए फिलहाल हमें उन्हें धीरे धीरे प्रिपेयर करना होगा। राजकुमारी ने सिर झुकाया, फिर हल्की सी मुस्कान के साथ बोली,
मुझे तुम जैसे सबसे ताकतवर इंसान पर सवाल नहीं उठाना चाहिए था। कमांडर थोड़ी देर चुप रही, फिर कहा, तुम्हारी मुस्कान पहले जैसी नहीं रही। दूसरी राजकुमारी ने पलटकर कहा, मुझे खुद भी ये पता नहीं चला। फिर अयाना ने उससे पूछा, फर्स्ट प्रिंसेस के बारे में तुम क्या सोचती हो? राजकुमारी बोली, वो टैलेंटेड है, मेहनती है और बहुत एम्बिशियस भी। लेकिन कमांडर ने थोड़ा शक से पूछा, क्या तुम सच में ऐसा मानती हो? राजकुमारी ने कहा, यह जगह शायद बाहर से तो सेफ लगती है, पर असली खतरा उन लोगों से है जो छुपकर बातें सुनते हैं। फिर उसने गुड नाइट कहा और वहां से चली गई। कमांडर वहीं सोचती रही, प्रिंसेस आलिया बहुत ज्यादा सतर्क रहने लगी है, लेकिन उसे मुझसे डरने की जरूरत नहीं। कुछ दिन बाद हमारा हीरो धीरे धीरे इस नई दुनिया में ढलने लगा था। बाकी हीरो भी काफी आगे बढ़ चुके थे, पर जहां तक फिजिकल प्रोग्रेस की बात थी, वो सबसे स्लो था। पहले ही दिन रयू बड़ी आसानी से तलवार चलाने लगा था। अब वो एक सच्चा सोर्ड्समैन बनता जा रहा था। तमकी ने स्टाफ उठाना शुरू किया था, लेकिन उसकी मैजिक थोड़ी अजीब थी। वो स्पेल्स को ऐसे जमीन पर मारती थी जैसे कोई भारी हथौड़ा चला रही हो। उसका तरीका समझ से बाहर था। ओए एक धनुष बॉव से ट्रेनिंग कर रही थी। आमतौर पर आर्चर को डिफेंस की जरूरत होती है, लेकिन उसके पास बैरियर थी तो वो खुद को प्रोटेक्ट कर सकती थी। तो अब रयू था क्लोज कॉम्बैट में बहुत ताकतवर। तमाकी सब कुछ ब्लास्ट कर देती थी, दूर से भी और पास से भी। ओए अकेले ही लड़ सकती थी और दूसरों को भी बचा सकती थी। और हमारा लड़का, वो बस पिछले 3 दिन से ठीक से ट्रेनिंग कर पाया था। उसे जल्दी ही समझ में आ गया, उसे सिर्फ दूर से हथियार फेंकना सिखाया जा रहा है, स्टेल्थ चलना और ट्रैप हटाना सिखाया जा रहा है। मतलब साफ था, वो लोग उसे एक स्काउट बनाना चाहते थे ताकि उसकी डिटेक्शन एबिलिटी का पूरा फायदा उठाया जा सके। लेकिन जैसे ही रात हो जाती, वो फिर से जंगल में जाता और अपनी एबिलिटीज को प्रैक्टिस करता। इस वक्त वो ऑब्जेक्ट्स को दूर से कंट्रोल करना सीख रहा था, जैसे चाकू को हवा में मोड़कर पेड़ में फेंकना और आखिरी मोमेंट पर कंट्रोल छोड़ देना ताकि वो सीधे जाकर निशाने पर लगे। लेकिन जब उसने चांद की ओर देखा तो उसे अभी भी उस सन कर्स को लेकर गुस्सा था। वो सोचने लगा, क्या ये कर्स तब खत्म होगा जब उसका लेवल बढ़ेगा? अभी के लिए वो बस खुद को और ज्यादा इंप्रूव करने में जुटा रहा। वो डेमोनिक बर्ड वहां खड़ा था, लार टपका रहा था जैसे अभी खाने पर टूट पड़ेगा। तभी कोई तेजी से उसकी तरफ दौड़ता आया। हाँ, वो ताकाफूजी था। अब वो अपनी डार्क माना को ऑब्जेक्ट कंट्रोल के साथ मिलाकर इन मॉन्स्टर्स को काबू में करना सीख चुका था। उसने मॉन्स्टर की आंखों में देखा और हिप्नोसिस मैजिक एक्टिवेट कर दिया। वो राक्षस वहीं जम गया और ताकाफूजी बिना रिस्क के उसके पास पहुंच गया। उसने उसे खत्म किया, डार्क मैजिक से हवा में उठाया और सीधे अपनी वॉइड में स्टोर कर लिया। हाँ, अब तो वो बिना किसी दिक्कत के अपनी वॉइड में घुस सकता था। और क्योंकि वो एक वैम्पायर था तो तुम समझ ही सकते हो क्या हुआ। जब कोई देख नहीं रहा था, उसने उस डिमोनिक बर्ड का खून पी लिया। फिर जैसे ही खून खत्म हुआ, वो अगले टारगेट की तरफ बढ़ा। लेकिन अगला जानवर बहुत बदसूरत था और वो जानता था इसका टेस्ट भी बुरा ही होगा। लेकिन क्या करे, भूख में ऑप्शन नहीं मिलते। उसने तब तक शिकार जारी रखा जब तक वहां कुछ बचा ही नहीं। सुबह होते ही वो सीधा अपने कमरे में वापस टेलीपोर्ट हो गया। यही था उसका रोज का रूटीन। फिर मेड उसके कमरे में आई, उसे जगाया और गुड मॉर्निंग कहा। ताकाफूजी कोशिश करता था कि वो उस पर कम से कम हिप्नोसिस यूज करे, लेकिन किंगडम की जानकारी चाहिए थी तो करना ही पड़ता था। इसी तरह उसे ये सब पता चला। इस समय की रानी कई सालों से संतान नहीं पैदा कर पाई थी और ये एक बड़ा मसला था, क्योंकि ये देश औरतों द्वारा शासित था। बिना बेटी के कोई वारिस नहीं और ऊपर से कम उम्र की रॉयल लड़कियां एक के बाद एक अजीब मौतों का शिकार हो रही थीं। इसलिए लाइन खत्म ना हो, इसके लिए एक नोबल वुमन को राजा की कॉन्क्यूबाइन बनाया गया। उसी से जन्मी दूसरी राजकुमारी आलिया। उसके साथ सब ठीक था जब तक वो 7 साल की नहीं हुई। फिर असली रानी को आखिरकार बेटी हो गई, अमांडा। नाम भी ऐसा जिसका मतलब ही होता है सबसे प्यारी। और रानी ने सच में उससे बेहद प्यार किया क्योंकि वो बहुत टैलेंटेड थी, खासकर जादू में। उसी दिन आलिया सबके लिए जैसे गायब हो गई। लोगों ने उसे भूलना शुरू कर दिया। माँ ने भी मुंह मोड़ लिया। रॉयल फैमिली में अब कोई उससे बात भी नहीं करता था। ताकाफूजी को लगा कि आलिया और वो दोनों एक जैसे हैं, कोई उनसे उम्मीद नहीं करता था। तभी आलिया हल्के से मुस्कुराई और प्यार से कहा, उठ जाओ, क्लासेस भले बोरिंग हो लेकिन जरूरी हैं। वो थका हुआ था, जम्हाई लेते हुए बोला, आज इतना डांट क्यों रही हो? क्योंकि आमतौर पर तो वो उसे टोकती नहीं थी। तब उसने कहा कि उसे सुनने में आया है कि ताकाफूजी को एस्पियोनाज यानी जासूसी की ट्रेनिंग मिल रही है और चाहे उसमें मैजिक की इतनी ताकत नहीं है, लेकिन शायद वो इन स्किल्स से खुद को साबित कर सकता है। पर ताकाफूजी की उलझन ये थी कि वो इस दुनिया का मैजिक ठीक से इस्तेमाल क्यों नहीं कर पा रहा था। एक मेड तक
मैजिक से कई चीजें कंट्रोल कर सकती थी। आलिया ने जवाब दिया, अगर कमांडर आयाना को तुम में पोटेंशियल ना दिखता तो वह तुम्हें ट्रेनिंग ना देती, लेकिन ताकाफूजी को लगा शायद कमांडर बस इस मौके का फायदा उठा रही है ताकि बाद में कह सके एक हीरो को मैंने ट्रेन किया था। तभी आलिया ने मेज पर हाथ पटका और बोली, नहीं, मैं जानती हूँ तुम स्ट्रांग बन सकते हो, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम कोशिश करो। ताकाफूजी थोड़ा हैरान हुआ, लेकिन आलिया मुड़ी और बोली, चलो फॉलो करो मुझे। अगले सीन में दोनों एक लंबी सीढ़ियों से नीचे जा रहे थे, जैसे कभी खत्म ही ना हो। आखिरकार वे एक बहुत ही बड़ी दरवाजे के सामने रुके। आलिया ने एक स्पेल कास्ट किया और बोली, अब तुम्हारी असली ट्रेनिंग यहीं से शुरू होगी। आलिया ने फिर कहा, तुम हीरो हो लेकिन लोग तुम्हें फेलियर कहते हैं, तुम्हें ये शर्म की बात नहीं लगती? ताकाफूजी सोच रहा था कि आज इस लड़की को क्या हो गया है, इतनी सीरियस क्यों है। उसे पता था कि अपने दुख के बाद से वो हमेशा अपने इमोशंस दबा कर रखती थी, इतनी अच्छी एक्टिंग करती थी कि लोग उसे डॉल प्रिंसेस कहने लगे थे। लेकिन इस वक्त वो अलग थी। वो चुप और रिजर्व्ड लड़की नहीं रही। वो कमरे में दाखिल हुई और छत पर एक बड़ा मैजिक सर्कल बना हुआ था। उसने कहा, अगर ऐसे ही चलता रहा तो तुम्हें कासल से निकाल दिया जाएगा। उसके बोलने से पहले ही उसने पुरानी क्वीन का एक डायलॉग दोहरा दिया, जो मेहनत ही नहीं करता, ऐसे निकम्मे को पालने की कोई मजबूरी नहीं है। ताकाफूजी को फर्क नहीं पड़ा। उसने कहा, मैं निकम्मा नहीं हूं, मेरे पास डिटेक्शन एबिलिटी है, जो काम की चीज है। आलिया ने माना, लेकिन कहा, तुम उतनी मेहनत नहीं कर रहे जितना बाकी कर रहे हैं। तुम्हारे पास ब्लेसिंग है, तुम्हें अपनी किस्मत अपने हाथ में लेनी चाहिए और पूरी मेहनत करनी चाहिए। असल में ताकाफूजी क्लास में बार बार सो जाता था क्योंकि वो पूरी रात जागकर हंट करता था। ये बात आलिया को पता नहीं थी। उसने जवाब दिया, मैं कोशिश कर रहा हूँ, बस मैं उन तीनों जितना स्ट्रांग नहीं हूँ और ना ही तुम्हारी तरह पढ़ाई में अच्छा। आलिया ने बताया कि इस मैजिक रूम में एक बैरियर है और धीरे से कहा, यहाँ तुम्हारी चीखें कोई नहीं सुनेगा। ताकाफूजी ने हाथ दरवाजे पर रखा और बोला, ये दरवाजा ओपन कैसे होगा? लेकिन तभी आलिया ने उसे घूरा, पैर उठाया और जोर से उसकी पीठ में किक मार दी। वो दीवार से टकरा गया। हैरान आलिया बोली, तुम्हारी हालत मुझसे कहीं बेहतर है, फिर भी मेहनत नहीं करते। समझो, अगर तुम्हें यहाँ से निकाला गया तो बाहर के मॉन्स्टर्स तुम्हें तुरंत मार देंगे, इसीलिए चाहे जितना शर्मिंदा होना पड़े मेहनत करो। ताकाफूजी को किक से कोई फर्क नहीं पड़ा, उल्टा लगता था उसे महिलाओं से मार खाना पसंद है। वो इम्प्रेस्ड भी हुआ। अब यहाँ डॉल प्रिंसेस नहीं, कोई और थी। आलिया चिल्लाई, अपनी जिंदगी का कंट्रोल खुद लो। अचानक ताकाफूजी हंसने लगा, जोर जोर से। उसने कहा, तुम वाकई बहुत सुंदर लड़की हो, मैंने तुम्हें अंडर एस्टिमेट किया था, कभी नहीं सोचा था तुम इतनी स्ट्रांग हो। आलिया ने पूछा, तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो? उसने जवाब दिया, मेरी जीने की चाह बाकियों से कहीं ज्यादा है, बिल्कुल तुम्हारी तरह। आलिया को समझ आया कि वो सच बोल रहा है। उसने माना कि शायद उसने भी उसे अंडर एस्टिमेट किया था। जैसे ही ताकाफूजी ने अपनी ऑरा एक्टिवेट की, आलिया ने नोट किया कि वो अचानक पहले से ज्यादा स्ट्रांग लग रहा है। ताकाफूजी ने उसे सच बताने के लिए थैंक यू कहा और बोला, अब मुझे एक प्लान बनाना पड़ेगा क्योंकि मैं एक्सपोज होने के करीब हूं। सच तो ये था कि फिलहाल वो यहीं रहकर जितनी हो सके उतनी जानकारी इकट्ठा करना चाहता था। अगले दिन ट्रेनिंग ग्राउंड में उसने सोचा कि अगर उसे निकाले जाने से बचना है तो अपनी ब्लेसिंग की असली ताकत दिखा दे। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि वो लोग डंजन में नहीं जा रहे थे और धूप में वो बहुत कमजोर हो जाता था। ट्रेनिंग खत्म होने के बाद उसने डिसाइड किया कि सबसे अच्छा तरीका है कमांडर से बात करना। उसने उसे बुलाया और रिक्वेस्ट की कि वो क्वीन को मना ले ताकि उसे बाहर ना निकाला जाए। लेकिन सीन कट करके सीधे कमांडर के जवाब पर आ गया, ये काफी मुश्किल होगा। ताकाफूजी ने पूछा, क्या आपको सच में लगता है कि मेरी एबिलिटी बेकार है? शायद ट्रेनिंग में ऐसा लगता हो कि मैं मेहनत नहीं कर रहा। वो कहने ही वाला था कि वो मेहनत करता है, लेकिन कमांडर ने बीच में रोककर कहा कि उसे लगता नहीं कि उसका पावर बेकार है, बल्कि वो तो चाहती है कि वो उसकी नाइट ब्रिगेड ज्वाइन करे। ये सुनकर वो चौंक गया। उसने समझाया कि उसका पावर डंजन में बहुत काम का है और ये किसी भी एडवेंचर में सबसे बड़ा हथियार बन सकता है। लेकिन उसने ये भी साफ कर दिया कि सिर्फ उसकी बातों से क्वीन नहीं मानेगी। अगर वो हीरो की जगह एक सोल्जर बनकर किंगडम की सर्विस करे तो यही वजह होगी कि उसे बाहर नहीं निकाला जाएगा। वो सोच में पड़ गया, जानता था कि अगर वो इस देश के नाइट्स में शामिल हुआ तो हमेशा के लिए यहीं फंस जाएगा। ये इतना आसान डिसीजन नहीं था। उसने कहा कि ऑफर अच्छा है लेकिन उसे सोचने का टाइम चाहिए। कमांडर ने कहा ठीक है और बोली कि अगर कभी मदद चाहिए तो आ जाना। उसने पूछा, मतलब जब मुझे किंगडम से निकाल देंगे तब? वो बस खिड़की से बाहर देखते हुए बोली, हो सकता है। कुछ दिन बाद वो क्लास में सो रहा था और सोच रहा था कि क्या सच में पड़ोसी देश के लोग यहाँ आने वाले हैं। आलिया ने बताया, हाँ, क्योंकि एक सेलिब्रेशन पार्टी हो रही है जिसमें बहुत सारे गेस्ट बुलाए गए हैं। आज कोई क्लास या ट्रेनिंग नहीं होगी। वो थक गया था और सोच रहा था कि किसी ने पहले क्यों नहीं बताया। उसने मजाक में कहा कि जो लोग क्लास में सोते हैं उन्हें ये बातें पता चलने का हक नहीं। उसने मन में सोचा, ये औरत भी मुझे पसंद नहीं करती। कुछ देर बाद लेमन कैवलरी शहर में एंट्री लेती है। लोग सेलिब्रेट कर रहे थे, आतिशबाजी हो रही थी। वो सोच रहा था कि ये देश कंगाल है, फिर भी पार्टी में इतना पैसा उड़ रहा है। वो सोच रहा था कि पार्टी में चला जाए तो शायद कोई ध्यान ना दे, लेकिन अगर वहां गया तो शायद लोग पूछेंगे कि 4 हीरो क्यों बुलाए गए और फिर उसकी पोल खुल सकती है। फिर उसने अपना 0i2.9 एक्टिवेट किया और अपनी अवेयरनेस से पार्टी का नजारा देखने लगा। उसने दोनों प्रिंसेस को देखा और सोचा कि उसकी टीचर नए ड्रेस में बहुत खूबसूरत लग रही है, लेकिन मुस्कान अब भी नकली थी। टेबल पर रखे महंगे खाने को देखकर उसे याद आया कि नाला झूठ बोल रही थी। असल में इस देश की बर्बादी का एक कारण ये फालतू की महंगी पार्टियां भी हैं। क्वीन बस अपनी रईसी दिखाने के चक्कर में
खजाना खाली कर रही थी। फिर उसने देखा कि रियू के सामने कुछ लोग खड़े हैं। ये दूसरे देश के हीरो थे जिन्हें यहाँ बुलाया गया था। उनमें से एक सुनहरे बाल वाला आदमी था जो जापानी नहीं लग रहा था। उसने आइडेंटिफिकेशन स्किल इस्तेमाल किया। नाम था मसायोशी डेट। फिर उसने देखा कि ये बंदा रियू पर चिल्ला रहा था और उसके होंठ पढ़कर पता चला कि वो तकाफुजी को बुलाने की डिमांड कर रहा है और वो उसे ड्यूल के लिए चैलेंज कर रहा है। पार्टी जल्दी खत्म हो गई और आलिया ने ऐलान किया कि तकाफुजी आ रहा है। सब हीरो उसकी तरफ देखने लगे और उसे समझ आ गया कि अब बचना मुश्किल है। मसायोशी आगे आया और ऑफिशियली ड्यूल के लिए चैलेंज किया। सब चुप हो गए, बस उसकी रिस्पॉन्स का इंतजार करने लगे। हमारा आलसी हीरो बोला, ड्यूल ही क्यों? मसायोशी चिल्लाया कि वो गॉडेस को साबित करना चाहता है कि तकाफुजी उसकी मोहब्बत के लायक नहीं। तकाफुजी कंफ्यूज था, लेकिन उसने कहा कि बेवकूफ मत बनो, सभी गॉडेस से मिल चुके हैं। तब मसायोशी ने बताया कि उसने गॉडेस को शादी के लिए प्रपोज किया था और गॉडेस ने कहा कि अगर वो तकाफुजी नोरी को हरा दे तो वो सोच सकती है। तकाफुजी तुरंत समझ गया, तो ये मुसीबत उसने मेरे सिर पर डाल दी। हाँ, उसने सोचा अगली बार जब वो उससे मिलेगा तो इसका बदला जरूर लेगा। लेकिन अजीब बात ये थी कि बाकी हीरोज एक दूसरे को उलझन में देख रहे थे। ये व्हाइट स्पेस और गॉडेस वाली बात सुनकर उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी तकाफुजी को समझ आया, इन लोगों को अलग तरीके से समन किया गया है। इन्हें तो पता ही नहीं मैं क्या बोल रहा हूँ। अब ये सब एक्सप्लेन करना मेरे लिए सिरदर्द बन जाएगा। इसलिए उसने सीधा बेवकूफ बनने का नाटक किया। वो लड़के से बोला, मुझे नहीं पता तुम क्या कह रहे हो, लेकिन ड्यूअल तो मैं एक्सेप्ट करता हूँ। सुनहरे बाल वाला लड़का हल्की सी मुस्कान के साथ बोला, ठीक है, फॉर्मेट तय कर लेते हैं। तकाफुजी ने कहा, बस फॉर्मेट डिसाइड करते हैं। 1-on-1 फाइट तो बहुत इजी होगी। असल में बाकी हीरोज के पास सुपर ह्यूमन बॉडी और कॉम्बैट क्लास थी, उसके पास कुछ नहीं। अगर वो बस एक कमजोर इंसान को हराने आया था तो ये पैथेटिक होता। मसुरोशी चिल्लाया, ऑफ कोर्स नॉट, जो भी ड्यूल तू बोलेगा मैं रेडी हूँ। भीड़ शॉक्ड रह गई। ये सीधी बेवकूफी थी। तकाफुजी ने कहा, ठीक है, एक डंजन है जहां मुझे नाइट्स के साथ ट्रेनिंग करनी है। हम देखेंगे कौन पहले फर्स्ट फ्लोर का बॉस मारता है। मसुयोशी बोला, ग्रेट आइडिया, चैलेंज एक्सेप्ट। लेकिन रियू ने तकाफुजी को चेतावनी दी, तुम डंजन तो पार कर लोगे लेकिन बॉस नहीं मार पाओगे। तकाफुजी बस मुस्कुराया, मेरे पास एक छोटा सा प्लान है। ड्यूएल अगले दिन के लिए तय हो गया। अगले दिन ड्यूएल खत्म होने के बाद क्वीन ने उससे पूछा, क्या तुम तकाफुजी लेनोरी हो? बताओ, तुम ही वो थे जिसने ड्यूएल की जगह बदलवाई थी, फिर भी तुम्हें इतनी बुरी तरह हराया गया। तकाफुजी ने सोचा, मसुयोशी तो जैसे नेचर की फोर्स था, कोई भी क्रीचर उसके सामने टिक ही नहीं पाया। बॉस भी सेकंड्स में गिर गया। दूसरी तरफ तकाफुजी ने डिटेक्शन स्किल से सबको चुपचाप बाईपास कर दिया। रिजल्ट साफ था, वो बुरी तरह हार गया था। क्वीन बोली, मैं तुम्हारी लेजीनेस और वीकनेस को अब तक इग्नोर कर रही थी। नाइट कमांडर ने तुम्हारे अंदर पोटेंशियल देखा था, इसलिए मैंने भरोसा किया, लेकिन अब तुमने किंगडम को कमजोर कर दिया है। ये मैं माफ नहीं कर सकती। अय्या को पहले से पता था आगे क्या होने वाला है, और सच में क्वीन ने घोषणा कर दी, तकाफुजी नोरी को किंगडम से बैनिश किया जाता है। पहली प्रिंसेस के चेहरे पर खुशी थी, बाकी दोनों थोड़ा उदास दिखी, लेकिन सबसे ज्यादा खुश तो खुद तकाफुजी था। वो चाहता ही यही था। क्वीन ने पूछा, कोई ऑब्जेक्शन है? तकाफुजी बोला, हाँ, मैं जानना चाहता हूँ मैंने किंगडम को नुकसान कैसे पहुंचाया। क्वीन ने कहा, ये ऑब्वियस है, ड्यूअल हारकर तुमने किंगडम की रेपुटेशन गिरा दी। तकाफुजी ने समझाया, अगर ये सिर्फ रेस थी तो हाँ, मैं हार गया, लेकिन उस ड्यूअल में दांव पर लगी थी क्वालिफिकेशन। वो ड्यूअल तो बस ये साबित करने के लिए था कि जीतने वाला उस लड़की के लिए सही आदमी है। वो ड्यूअल सिर्फ ये साबित करने के लिए था, और ऊपर से इस ड्यूअल की शर्त थी कि इसकी कोई भी जानकारी बाहर वालों को नहीं बताई जाएगी। वैसे भी मैं यहाँ हीरो नहीं हूँ, न मेरी आइडेंटिटी दूसरे नेशंस को पता है, न मेरी कोई पावर या इन्फ्लुएंस है, तो मैं किंगडम की इंसल्ट कैसे कर सकता हूँ? ये तो बस एक बेवकूफी भरा गेम था। असल में उसने तो डंजन में जाने का फायदा उठाकर अपनी डिटेक्शन एबिलिटी का यूज किया था। कुछ लोगों ने चुपचाप एक पैसों की थैली उसकी तरफ उछाल दी। तकाफुजी ने कहा कि उसे बस ये छोटा सा रिवॉर्ड मिला। क्वीन और प्रिंसेस इंप्रेस्ड हुई। तकाफुजी ने कहा, ये छोटा ट्रेजर मैं आपके किंगडम को ऑफर कर रहा हूँ। क्वीन को ये सुनकर खुशी हुई और तकाफुजी बस इतना बोला कि ये चीज मुझे अपनी एबिलिटी से आसानी से मिली। असल में तकाफुजी बस अभी कासल छोड़ना नहीं चाहता था, इसलिए उसने ये कॉइन्स इस्तेमाल करके अपने लिए और समय खरीद लिया। इस तरह क्वीन और मसायोशी की बकवास से कुछ समय के लिए छुटकारा मिल गया और फिर वह वापस अपने यूजुअल हंटिंग नाइट्स पर लेवलिंग अप शांति से कर रहा था। जब तक कोई नहीं जानता था कि वह धीरे धीरे स्ट्रांग हो रहा है, सब ठीक था, लेकिन एक ही चीज परेशान कर रही थी। उसको अब उस बर्ड का ब्लड पीना बोर लगने लगा था। उसने साइड देखा और समझा कि वह उसी जगह है जहां उसने हंटिंग शुरू की थी। फॉरेस्ट उसके सेंस ऑफ डायरेक्शन के साथ खेल रहा था। अब उसने सोचा, क्या डिटेक्शन का कोई और तरीका है? अपना डीमन विजन एक्टिवेट किया और डिटेक्शन के साथ कंबाइन किया। तभी उसने देखा एक बैरियर जो दूसरे एरिया की तरफ जा रहा था। ये कोई इल्यूजन था जो लोगों को बिना पता चले डायरेक्शन बदलने पर मजबूर करता था, लेकिन उसकी आई से वह सब क्लियरली दिख रहा था। और उसने सोचा, शायद अंदर स्ट्रॉन्गर क्रीचर्स छिपे हैं। अगर कोई डेंजरस क्रीचर आया तो वह टेलीपोर्ट कर जाएगा। इसलिए उसने कदम बढ़ाया। अंदर छुपा हुआ था एक जायंट वुल्फ और उसका पैक। जैसे ही उसने पहला स्टेप लिया, पास में मूवमेंट नजर आया। कुछ वुल्व्स उसके तरफ आ रहे थे। ये पहली बार था जब उसने अपने कैमरा व्यू से बड़ी क्रीचर्स देखी, तो उसने तुरंत ट्रैप वेब एक्टिवेट किया। कुछ ही सेकंड्स में वुल्व्स ट्रैप्स में फंस गए और सभी जमीन पर मरे पड़े थे। अगर एक साथ 3 से ज्यादा होते तो ये बहुत मुश्किल हो जाता। लकी था कि ट्रैप सेटअप करना आसान था। वो बॉडीज वॉइड में भेजने लगा, बुदबुदाते हुए, कम से कम ये बर्ड से ज्यादा एक्सपीरियंस देते हैं। कुछ देर बाद वह फॉरेस्ट में
एक लेक के बीच में वापस आया। मूनलाइट में एक ट्री खड़ा था। तकाफुजी ने सोचा परफेक्ट सेटिंग फॉर अ बॉस फाइट। जैसे ही उसने देखा और कहा लेकिन ये कोई वीडियो गेम नहीं है। बॉस पहले से ही उसके पीछे था। पहले ही कुछ रिएक्शन करने से पहले ही उसकी आर्म गायब हो गई। क्या हो रहा है? क्रीचर ने उसे स्वाइप किया और वह रोलिंग करके सीधे ट्री से टकराया। तकाफुजी अभी तक समझ नहीं पाया कि क्या हुआ और क्रीचर पहले से ही उसके सामने था। ये मिस्टिकल बीस्ट था। फेनरिर तुरंत समझ आया कि ये कोई ऑर्डिनरी मॉन्स्टर नहीं बल्कि कुछ अलग ही था, शायद कोई मिनी बॉस जैसा, क्योंकि वह इंस्टेंटली मर नहीं गया। तकाफुजी शैडो से एस्केप कर सकता था लेकिन क्रीचर की स्पीड इतनी तेज थी कि प्रॉब्लम हो सकता था और समय कम था। फेनरिर पहले ही झपट रहा था उसकी बाइट से खत्म करने के लिए। मॉन्स्टर ने ट्री डिस्ट्रॉय कर दिया लेकिन तकाफुजी वहां नहीं था। वह टेलीपोर्ट करके एक और ट्री के ऊपर जा पहुंचा और अपने विंग्स से उड़ गया। अपने वैम्पायर पावर्स की याद करते हुए उसने सोचा नेवर एक्सपेक्टेड कि मुझे इसे इतनी जल्दी यूज करना पड़ेगा। फेनू ने ऊपर देखा और पूछा कि वह यहाँ क्यों आया, और ये फैक्ट कि क्रीचर बोल सकता था ये कंफर्म करता था ये डेफिनेटली कोई स्पेशल काइंड का बीस्ट था। तकाफुजी ने रिप्लाई दिया मैं बस फॉरेस्ट में खो गया था। लेकिन वुल्फ ने उसे लायर कहा। तुमने क्लियरली इल्यूजन पोर्टल क्रॉस किया और जानबूझकर यहाँ आए। तकाफुजी ने माना ठीक है मैं क्यूरियस था। नॉर्मली इल्यूजन इंपॉर्टेंट चीज प्रोटेक्ट करने के लिए होती है और मैं जानना चाहता था कि यहाँ क्या है। फेनरिर बोला बहुत बातें हो गई। तुमने मेरी टेरिटरी में घुसपैठ की और मेरे कुछ साथियों को मार डाला। अब तुम जिंदा नहीं बचोगे। लेकिन तकाफुजी सिर्फ स्मर्क किया और बोला जितना तुम बोल रहे हो उतना ही मैं कन्विंस्ड हो रहा हूं कि यहां कुछ वैल्यूएबल छुपा है। अब मैं सच में जानना चाहता हूं कि इतनी महत्वपूर्ण चीज क्या है। वुल्फ ने डिक्लेयर किया एक आखिरी गिफ्ट की तरह मैं तुम्हें बताऊंगा। ये लैंड हमारी पैक्ट वाली जगह है जो हमने एक विच के साथ बनाई थी। मुझे नहीं पता क्यों लेकिन उस पैक्ट के बाद से हम इसे प्रोटेक्ट कर रहे हैं। मेरा ड्यूटी बस ये है कि कोई भी थ्रेट या मॉन्स्टर इन्वेड करे तो उसे एलिमिनेट करना। नेचुरली तुम जैसे इंट्रूडर भी टारगेट हो। उसने वार्न किया अगर तुम अभी रुके रहो तो कम से कम पेनलेस मर जाओगे। लेकिन तकाफुजी अब सिर्फ अपने आर्म पर फोकस कर रहा था। अपेरेंटली उसका वैम्पायर रिजेनरेशन उसकी इमेजिनेशन से भी ज्यादा पावरफुल था। फेनरिर ने प्रिपेयर किया अटैक करने के लिए। तुम कोई ऑर्डिनरी ह्यूमन नहीं हो, तुम्हें मैं जिंदा जाने नहीं दूंगा। वुल्फ ने अटैक किया। तकाफुजी ने डॉज करने की कोशिश की और एरिया उनके चारों तरफ एक्सप्लोड हो गया। डीमन आई की मदद से उसने बेयरली वुल्फ की मूवमेंट्स पढ़ी। उसने सोचा अभी जीतना नामुमकिन है, भागना ही सही होगा। वो उड़कर थोड़ी दूरी बनाने की कोशिश करता है, फिर जमीन पर उतरकर टेलीपोर्ट करना चाहता है, लेकिन बीच में ही उस क्रीचर ने आइस अटैक्स की बराज लॉन्च कर दी। तकाफुजी ने अपने आर्म्स उठाए खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए, मगर वार पास के पेड़ पर लगा और उसे दो टुकड़ों में चीर दिया। वुल्फ ने सिर्फ एक सेकंड के लिए अपना हेड उस तरफ किया, फिर इंस्टेंट उसने अपना अगला अटैक कर दिया। एक और एक्सप्लोजन हुआ और तकाफुजी ने बेयरली साइड में एस्केप किया। मॉन्स्टर इतना फास्ट था कि तकाफुजी के पास हिप्नोसिस यूज करने का कोई चांस नहीं था और अब एस्केप राउट ढूंढना लगभग इम्पॉसिबल हो गया था। तकाफुजी को आगे एक बड़ा वाटरफॉल दिखाई दिया। उसने सोचा अब मैं यहां से कैसे निकलूंगा। ऊपर से वुल्फ फिर से आ रहा था। उसने आइस अटैक किया और साथ ही बाइट करने की तैयारी भी कर ली। तकाफुजी ने खुद को बचाने की कोशिश की लेकिन इस बार उसकी विंग्स पूरी तरह टूट गईं। फेनरिर ने मुस्कुराते हुए आखिरी हमला करने की कोशिश की पर तकाफुजी भी मुस्कुराया और जमीन पर अपनी पावर एक्टिवेट कर दी। तुरंत स्पाइक्स निकलकर ऊपर की ओर गए। फेनरिर ने जल्दी से साइड में कूदकर बचाव कर लिया। असल में तकाफुजी पहले से तैयार था। उसने एक्स्ट्रा ट्री ट्रंक्स दूसरी डिमेंशन में छुपाकर रखे थे ताकि इमरजेंसी में काम आ सके, लेकिन हालात आसान नहीं हुए थे। फेनरिर और तकाफुजी की नजरें मिलीं। तकाफुजी एस्केप करने के लिए कोई मौका ढूंढ रहा था। उसने हाइप्नोस यूज करने का सोचा ताकि वुल्फ एक सेकंड के लिए भी डिस्ट्रैक्ट हो जाए। वो फिर से डार्क मैजिक करने लगा। धीरे से बोला थोड़ा और टाइम खरीदना होगा। उसने कुछ डैगर्स निकाले। वुल्फ ने भी काउंटर करने की तैयारी की। तकाफुजी जानता था कि कम से कम एक ओपनिंग बनाना जरूरी है। उसने अपनी ऑरा फैलाई। वुल्फ हैरान था, ये लड़का क्या करने वाला है। तकाफुजी को पता था कि ये क्रीचर बहुत स्ट्रांग है। उसका पिछला हिस्सा लगभग फट ही चुका था उसके बाइट से। अचानक उसने और नाइव्स निकाले और फेनरिर के सिर की तरफ फेंक दिए। वुल्फ हंसा, इतना वीक अटैक मुझ पर काम नहीं करेगा। उसने अपनी टेल घुमाई और एक और बार आइस बराज लॉन्च किया, लेकिन तकाफुजी ने भी अपने नाइव्स से ब्लॉक कर लिया। रिजेनरेशन की वजह से जब तक वो अपना सिर और पैर बचाता रहा वो लड़ता रह सकता था। फेनरिर ने सोचा ये लड़का हार मानने वाला नहीं है। तभी तकाफुजी ने ब्लैक थ्रेड ट्रैप एक्टिवेट कर दिया। आसपास की ट्रीज पहले से ही मार्क की हुई थी। वुल्फ उन धागों में फंस गया। पहली बार वो रुक सा गया। तकाफुजी ने मुस्कुराकर कहा फंस गया, लेकिन कुछ ही सेकंड में सारी ट्रीज टूटकर गिर गईं। वुल्फ ने ठंडे स्वर में कहा ये ट्रैप मुझे खरोंच तक नहीं पहुंचा सकता। तकाफुजी डर गया और फिर से एस्केप करने की कोशिश करने लगा। वुल्फ ने फिर आइस अटैक्स किए
और बाइट करने के लिए जंप किया। तकाफुजी ने सोचा अब बस एक आखिरी चांस बचा है। उसने पेड़ से जंप किया और पार्कोर मूव से ऊपर की ओर उड़ा। वुल्फ हंसा, ये सोच रहा है उड़कर भाग जाएगा, मूर्ख। उसने टेल से एक और अटैक किया। अब ये इजी टारगेट बन गया है, लेकिन तकाफुजी रास्ते में अपने दूसरे आई से थ्रेड्स बिछाता जा रहा था। अब पूरा एरिया टेलीपोर्टेशन सर्कल बन चुका था। उसने पावर एक्टिवेट की। अब तुम बच नहीं सकते। वुल्फ शॉक्ड रह गया, ये लड़का कहाँ गायब हो गया। लेकिन तभी तकाफुजी उसके पीछे से हमला करने के लिए तैयार था। धीरे से बोला, प्लान काम कर गया, अब बाय बाय बड़ी। उसने डैगर सीधे उसकी आंख में घोंप दिया। वुल्फ दर्द से जोर से चिल्लाया। तकाफुजी ने हंसकर कहा, सिर्फ मार खाता रहना ये मेरा स्टाइल नहीं है। लेकिन क्रीचर गुस्से में और खतरनाक हो गया। उसने टेल से चारों तरफ सब तोड़ना शुरू कर दिया। एक हमला तो तकाफुजी को लगते लगते बचा। अब जब वो बीस्ट पूरी तरह ब्लाइंड था, तकाफुजी के लिए डॉज करना आसान हो गया। पहले मुझे लगा कि उसने उसकी सिर्फ एक ही आंख फोड़ दी थी, लेकिन नहीं, उसने दोनों आंखें फोड़ दी थी। अब मॉन्स्टर पूरी तरह अंधा था, लेकिन उसने जैसे ही रुककर खुद को संभाला, तकाफुजी को समझ में आया कि वो उसे सेंट से ढूंढने की कोशिश कर रहा है। उसका ब्लड थर्स्टी ऑरा भी डरावना था। मॉन्स्टर फिर से बाइट के लिए उसकी तरफ बढ़ा, लेकिन तकाफुजी ने कैजुअली कहा, यह अब शायद जाने का टाइम है। मॉन्स्टर के अटैक स्लो हो गए और टेलीपोर्ट करना आसान हो गया। वुल्फ पीछे रह गया, सोचते हुए ये लड़का कहाँ गायब हो गया। कुछ टेलीपोर्ट जंप्स के बाद तकाफुजी थक कर अपने बिस्तर पर गिर पड़ा। इतने सारे हमले और अटैक के बावजूद मैं बस उसे जख्मी ही कर पाया, लेकिन अगली बार जीत मेरी ही होगी। उस दिन के बाद वो कैसल के इक्विपमेंट स्टोरेज में चुपके चुपके जाना शुरू कर दिया। हाई क्वालिटी मटेरियल्स और मेटल्स जमा किए ताकि अगली फाइट में वह पूरी तरह से रेडी रहे। फाइटिंग के दौरान तकाफुजी ने फेनरिर की फर भी चुरा ली। मटेरियल में क्रिस्टलाइजेशन और हार्डनिंग की प्रॉपर्टी थी। जैसे ही उसने थोड़ी डार्क मैजिक अप्लाई की, ये तुरंत सॉलिड हो गया। इसी वजह से मॉन्स्टर के अटैक्स में एनर्जी सर्ज आता था। तकाफुजी ने सोचा अगर इस मटेरियल से वेपन बनाऊं तो क्या होगा। उसने एक थ्रेड बनाई, नाम रखा ग्लीकनर। ये इंडिस्ट्रक्टिबल था, चाहे कितना भी फोर्स लगाओ। मैजिक के साथ इन्फ्यूज्ड करने पर ये हार्ड और क्रिस्टल जैसा हो जाता। तकाफुजी के लिए परफेक्ट था, फेनरिर भी इसे तोड़ नहीं सकता। फिर उसने आइडिया मॉडिफाई किया और थ्रेड को ग्लव में बदल दिया, एक ब्लैक ग्लव जो डार्क हार्डनिंग और क्रिस्टलाइजेशन की प्रॉपर्टी रखता था। मटेरियल का इतना अच्छा स्टेटस था कि उसे और भी आइडियाज मिले। अगले दिन तकाफुजी ने फुल कस्टम आउटफिट पहना, बूट्स और सूट के साथ। अब रिवेंज का समय था। फॉरेस्ट में येलो कलर का एक्सप्लोजन हुआ। फेनरिर शॉक हो गया। तकाफुजी कैजुअली आया और बोला, हे, एक दिन हो गया हमें मिले हुए। फेनरिर फ्यूरियस था, इसने फिर मेरी जमीन में कदम रखा। मॉन्स्टर अब भी ब्लाइंड था। तकाफुजी ने कहा, तुम्हारी आंखें कितनी ब्यूटीफुल थीं। क्रीचर तुरंत झपट कर बोला, चुप हो जा। तकाफुजी इंप्रेस था। ब्लाइंड होने के बावजूद फेनरिर की एक्यूरेसी अमेजिंग थी। वुल्फ ने चेतावनी दी, इस बार मैं तुझे यहां से जिंदा जाने नहीं दूंगा। तकाफुजी ने नोट किया, अपनी आंखों को खोने के बाद इसके अंदर जो गुस्सा है उसे हैंडल करना मेरे लिए आसान नहीं होगा। फेनरिर ने अटैक किया। तकाफुजी ने एक ट्री को छुआ और उसके अंदर से कई ब्लैक वुल्फ बाहर निकले। मॉन्स्टर को कुछ समझ में नहीं आया। ब्लैक वुल्फ ने उसे चारों तरफ से बाइट कर लिया था। तकाफुजी ने कैजुअली कहा, सिर्फ स्मेल से ही तुम्हें समझ जाना चाहिए कि ये क्या है। वह जो मरे हुए वुल्फ्स थे, तकाफुजी ने उन्हें अपना सबॉर्डिनेट्स बना लिया था। फेनरिर ने फ्यूरियस रोर किया, तुमने ऐसा कैसे किया। लेकिन तकाफुजी ने कामली रिप्लाई किया, यूजफुल लग रहे थे इसलिए मैंने इन्हें अपने सबॉर्डिनेट बना लिया। क्रीचर ने जोर से अपनी टेल झटकी। कुछ वुल्व्स उड़ गए और एक अटैक नियरली तकाफुजी को हिट कर गया। उसका अटैक असरदार तो नहीं था, लेकिन उसने थोड़ा समय जरूर ले लिया। फिर भी वुल्फ ने एक जोरदार पॉज स्ट्राइक मारी। तकाफुजी बस टेलीपोर्ट करके बच पाया। जैसे ही वो पेड़ के पीछे रुककर सांस ले रहा था, फेनरिर फिर से उस पर लपका, लेकिन तकाफुजी ने फिर से टेलीपोर्ट कर लिया। बार बार एस्केप करने से मॉन्स्टर गुस्से में पागल हो गया था। अब जब तकाफुजी हवा में उसके ऊपर नजर आया तो वुल्फ ने पूरी पावर से जंप किया खत्म करने के लिए। लेकिन तभी तकाफुजी मुस्कुराया और बोला, मैं तो कभी भाग ही नहीं रहा था। और फिर फेनरिर सीधा इनविजिबल थ्रेड्स से टकरा गया और ट्रैप में फंस गया। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था। उसकी सेंस ऑफ स्मेल ने भी कुछ महसूस नहीं किया। तकाफुजी हवा में तैरते हुए बोला, ये थ्रेड्स तेरे अपने फर से बने हैं, इसलिए तू इन्हें पहचान ही नहीं पाया। इनकी स्मेल बिल्कुल तेरी जैसी है। असल में शुरुआत से ही हर अटैक, हर वुल्फ सब डिस्ट्रैक्शन था। तकाफुजी धीरे धीरे अपना ट्रैप बुनता रहा। अब फेनरिर पूरी तरह से जकड़ा हुआ था, हिल भी नहीं पा रहा था। तकाफुजी ने फेयरवेल बोला और थ्रेड्स की कंप्रेशन एक्टिवेट कर दी। धागे कस गए और बीस्ट को जमीन पर स्मैश कर दिया। बाकी वुल्व्स बस खामोशी में देखते रह गए। फेनरिर डिसबिलीफ में सोचने लगा, क्या यही मेरा एंड है। अगर मैं मर गया तो हमारा पैक्ट भी खत्म हो जाएगा। लेकिन अब देर हो चुकी थी। तकाफुजी ने सिर्फ उसे किल नहीं किया, उसका ब्लड भी पी लिया। और उसे एक डेथ से ही उसे 5 लेवल और एक्स्ट्रा एबिलिटीज मिल गईं। सिस्टम में उसे एक नई यूनिक स्किल दिखाई दी, वेसल ऑफ द किंग। तभी पीछे से किसी ने उसे मास्टर बुलाया। वो पलट कर देखता है, ये वही वुल्व्स थे
जिन्हें उसने पहले मार डाला था। अब वो उसके सामने खड़े थे और बात भी कर पा रहे थे, शायद नई स्किल की वजह से। उसने सोचा, क्या ये स्किल हर सबॉर्डिनेट पर काम करती है? तभी एक वुल्फ बोला, क्यों ना तुम फेनरीर को भी अपना सबॉर्डिनेट बना लो। फेनरीर हमेशा इस लैंड की प्रोटेक्शन करता था और उन्हें बचाता आया था, इसलिए अब वो सब चाहते थे कि ताकाफुजी उनका नया लीडर बने। ताकाफुजी ने गहरी सांस ली। उसके लिए इसमें कोई नुकसान नहीं था, लेकिन वो ऑलरेडी एग्जॉस्टेड था और एनर्जी भी कम बची थी। उधर कासल के डिनर में रायू बोला कि फर्स्ट और सेकंड प्रिंसेस की आपस में कभी नहीं बनती। तमाकी ने कहा, ऐसा कुछ नहीं, बस उनकी पर्सनैलिटीज अलग हैं। एओई को शक था और उसने टॉपिक और आगे बढ़ाया, लेकिन ताकाफुजी को इस सब में कोई इंटरेस्ट नहीं था। वो तो इस बात से इरिटेट था कि उसके खाने में हमेशा गार्लिक डाला जाता है। और तभी रियू ने कहा कि ताकाफुजी को ही इस मैटर में हेल्प करनी चाहिए। हमारा लड़का तुरंत छिड़कर बोला, अब इसमें मेरी बात क्यों आ रही है? एओई और तमाकी हैंडल कर लेगी। तुम दोनों लड़की हो, इसलिए वह सीधे प्रिंसेसेस से बात कर सकती थी। लेकिन रियू जिद कर रहा था। ताकाफुजी की क्लासेस दूसरी प्रिंसेस के साथ होती थी और वह उसके करीब था, इसलिए तुम फर्स्ट प्रिंसेस से बात करो, शायद तुम दोनों प्रिंसेस के रिलेशनशिप को बेटर कर पाओ। ताकाफुजी ने साफ कहा कि पहली प्रिंसेस बहुत जिद्दी है और उनके बीच पीस बनाने की कोशिश कभी काम नहीं करेगी। लेकिन फिर रियू ने कहा कि चिंता मत कर, बस पूछो, वह सुन जाएगी। हमारे लड़के को समझ ही नहीं आया कि ऐसा क्यों। रियू ने समझाया कि इसकी वजह ये थी कि वह पूरी तरह उससे प्यार करती थी। दोनों लड़कियों के रिएक्शंस देखकर ताकाफुजी ने महसूस किया कि रियू की रेपुटेशन खराब हो रही है। रियू ने आगे कहा कि अगर वह मान जाए तो मैं फर्स्ट प्रिंसेस से बोलूंगा तो तुम्हें हर वीक एक दिन ऑफ मिलेगा, क्या बोलते हो? और चूंकि हमारे लड़के को डे टाइम ट्रेनिंग बिल्कुल पसंद नहीं थी, वह तुरंत मान गया। अब पहला काम था पहली प्रिंसेस से बात करना। वो उसके रूम पर गया और दरवाजा नॉक किया। प्रिंसेस पहले से हाथ बांधे खड़ी थी और बोली, मैं सिर्फ रियू की वजह से तुझसे बात कर रही हूँ, जल्दी बोल। ताकाफुजी अंदर गया तो उसका मन हुआ वापस अपने रूम चला जाए। प्रिंसेस ने कहा, आज के दिन के लिए मैं तुझे डायरेक्टली एड्रेस करने की इजाजत देती हूँ, तुझे मेरा शुक्रगुजार होना चाहिए। उसने प्रिंसेस की बातें इग्नोर की और रूम की लग्जरी चीजें देखने लगा। प्रिंसेस को लगा कि वो उसकी वेल्थ देखकर प्रभावित है और सोचने लगी कि ऐसी रिचेस ताकाफुजी को कभी नहीं मिलेंगी। तभी ताकाफुजी ने एक डक की मूर्ति की ओर इशारा करके पूछा, क्या तुम्हें ये सच में पसंद है? अमांडा ने उसे इडियट कहा और बोली, मैं रॉयल्टी हूँ, ये सब चीजें या तो मेरी मदर ने दी हैं या नोबल फैमिलीज ने गिफ्ट की है। ताकाफुजी परेशान हो गया और सोचा जल्दी से काम खत्म करे। उसने सीधे मुद्दा उठाया और कहा, रियू चाहता है कि तुम और दूसरी प्रिंसेस ज्यादा बात करो। अमांडा ने तुरंत रोकते हुए कहा, मुझे उसकी कभी परवाह ही नहीं रही। ताकाफुजी को लगा कि उसे ये डील माननी ही नहीं चाहिए थी। थककर उसने दोबारा कहा, रायू ने स्पेशली रिक्वेस्ट किया है, अगर ये चांस चला गया तो वो सच में दुखी हो जाएगा। ये सुनते ही अमांडा का मूड बदल गया। उसने उत्साह से प्लान की डिटेल्स पूछी। बातों बातों में अमांडा ने अपना पास्ट बताया। उसने कहा, पहले हमारा रिश्ता ऐसा नहीं था, बचपन में हम दोनों बहुत करीब थी, हमेशा साथ खेलते और मजे करते। मुझे आलिया के साथ रहना अच्छा लगता था, लेकिन एक दिन उसने दूरी बनानी शुरू कर दी। फिर अमांडा ने कहा, जब मैं 7 साल की हुई तो मुझे फर्स्ट प्रिंसेस का टाइटल मिला और थ्रोन का हक भी। तभी मुझे पता चला कि आलिया मेरी असली सिस्टर नहीं है, वो किसी और मदर की बेटी है। उसी दिन से सब बदल गया और हमारे बीच दूरियां आ गईं। उसने ये भी बताया कि क्वीन बनने के लिए उसे बहुत स्ट्रिक्ट ट्रेनिंग से गुजरना पड़ा। इसी दौरान उसे एहसास हुआ कि आलिया कितनी काइंड और एक्सेप्शनल है। अमांडा ने माना, आज भी मैं चाहती हूँ कि आलिया मेरे साथ हो, लेकिन बड़े लोग कभी ये होने ही नहीं देते थे। धीरे धीरे उनके बीच की डिस्टेंस और बढ़ती गई। अमांडा ने नजरें घुमा ली और बोली, बस मैंने जितना कहना था उतना कह दिया। ताकाफुजी को अब सब समझ में आ गया। उसकी एरोगेंस असल में उसके अंदर से नहीं आई थी, बल्कि बड़ों की वजह से थी। ठीक उसी की तरह जैसे उसका कमरा, जहां एक भी चीज ऐसी नहीं थी जो सच में उसकी पसंद की हो। उसके पास जो कुछ भी था, यहाँ तक कि उसका पर्सनैलिटी तक, सब दूसरों ने शेप किया था। सुपीरियर एक्ट करना ही उसकी इंडिविजुअलिटी दिखाने का एक छोटा सा तरीका था। अमांडा फिर अपनी डेस्क पर झुक गई और बोली, अब जब मैंने सब बता दिया है तो तू मुझे कुछ एडवाइस दे। ताकाफुजी ने कहा, आलिया के पास जा और सीधा बोल, आज से मैं तुझे अपनी सिस्टर बुलाऊंगी। अमांडा ने तुरंत जवाब दिया, अगर मैंने ऐसा कहा तो सारे मेड्स गॉसिप करना शुरू कर देंगे। ताकाफुजी हंस पड़ा, क्या मेड्स प्रिंसेस से भी ऊपर हैं? फ्यूचर क्वीन होकर भी अगर तू ये डिसाइड नहीं कर सकती कि तुझे कैसे बिहेव करना है तो अजीब है। उसने समझाने की कोशिश की कि ये सब आलिया के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकता है, लेकिन उसने साथ ही कहा, आलिया उतनी वीक नहीं है जितना तू सोचती है। अमांडा थोड़ी देर रुकी, फिर बोली, ठीक है, मैं इस बारे में सोचूंगी। और बिना कुछ और कहे सॉफ्टली थैंक्स कहा। ताकाफुजी चुपचाप रूम से निकल गया। थोड़ी देर बाद उसने सब कुछ नाला को बताया। नाला ने ध्यान से सुना, लेकिन वो ज्यादा एक्साइटेड नहीं लगी। फिर भी उसने कहा, ठीक है, मैं मैसेज पहुंचा दूंगी। ताकाफुजी जानता था कि यही बेस्ट तरीका है, क्योंकि नाला का रिश्ता दूसरी प्रिंसेस से भी काफी अच्छा था। अगली सुबह नाला उसके पास आई और बोली, मुझे दूसरी प्रिंसेस से कुछ मैसेज मिला है। उसने पूछा, क्या? नाला ने बताया, आलिया ने कहा है कि आज स्पेशल ट्रेनिंग सेशन होगा। बेचारा ताकाफुजी समझ गया कि इसका मतलब है आज कुछ प्रॉब्लम आने वाली है। थोड़ी ही देर में वो बिजी स्ट्रीट में खड़ा था, सेकंड प्रिंसेसेस के पीछे पीछे चलता हुआ। उसे हैरानी हुई कि सिर्फ लेसन के लिए वो यहाँ क्यों आए हैं। तब आलिया ने समझाया, सिटी की स्ट्रीट्स और एटमॉस्फेयर से फेमिलियर होना
सोशल स्टडीज का इंपॉर्टेंट हिस्सा है, इसलिए तू मेरे साथ एक शॉप तक आएगा? तकाफुजी ने पूछा। हम क्या खरीदने वाले हैं? आलिया मुस्कुराई। चल एक्सेसरीज देखते हैं। शॉप के अंदर पहुंचकर तकाफुजी फिर सोचने लगा कि एक प्रिंसेस खुद शॉपिंग क्यों कर रही है, लेकिन आलिया पूरी तरह इंग्रोस्ड थी और उसने उससे पूछा, तुझे क्या लगता है इनमें से कौन सा बेटर है? तकाफुजी को कोई इंटरेस्ट नहीं था, उसने बस कह दिया, दोनों अच्छे लग रहे हैं। आलिया ने डांटा, थोड़ा फोकस करो, ये गिफ्ट मेरे लिए नहीं है। तकाफुजी कंफ्यूज हो गया। तब नाला ने एक्सप्लेन किया, ये तो फर्स्ट प्रिंसेस के बर्थडे का प्रेजेंट है। दरअसल अमांडा का दिया गया मैसेज सुनकर आलिया ने रिप्लाई किया था, कल हम बाहर जाएंगे मेरी यंगर सिस्टर के लिए गिफ्ट खरीदने। तकाफुजी ने कहा, ठीक है समझ गया, लेकिन मेरी राय की जरूरत क्यों? आलिया बोली, क्योंकि तू उसकी रूम में गया था और उससे लंबी बात की थी। शायद तुझे अमांडा की पसंद के बारे में मुझसे ज्यादा पता हो। लेकिन उसने फिर खुद ही कहा, वैसे उसकी रूम में जितनी भी चीजें हैं सब गिफ्ट्स हैं जो उसने खुद चूज नहीं किए, इसलिए कुछ भी चलेगा। दूसरी प्रिंसेस ने पूछा, मतलब गिफ्ट्स बेकार हैं? तकाफुजी ने समझाया, गिफ्ट की असली वैल्यू उस इंसान से आती है जो उसे देता है, इसलिए मुझे लगता है कि तू जो भी चुनेगी वही परफेक्ट होगा। नाला को लगा कि तकाफुजी बहुत काइंड है, लेकिन सच में वो बस जल्दी जल्दी आंसर्स दे रहा था ताकि घर जाकर आराम कर सके। लेकिन दूसरी प्रिंसेस बहुत खुश हुई और तुरंत गिफ्ट खरीदने निकल गई। मेड ने हमारे लड़के की तारीफ करते हुए कहा, सिर्फ तुम्हारी वजह से ही प्रिंसेस को ये आइडिया आया और अब मैं जब उनके चेहरे पर एक असली स्माइल देख रही हूँ। आलिया ने मुड़कर पूछा, तुम लोग क्या बात कर रहे थे? नाला ने फटाफट बात को कवर करते हुए कहा, कुछ भी नहीं, बस यूं ही 5 दिन गुजर गए। कम से कम अब उन्हें फर्स्ट प्रिंसेस के बर्थडे पार्टी में इन्वाइट कर लिया गया था। जगह पूरी तरह एक्सपेंसिव फूड और हाई क्लास गेस्ट से भरी हुई थी। हर कोई बस शो ऑफ कर रहा था और हमारे लड़के ने मन ही मन सोचा, ये लोग तो बिल्कुल कार्टून लग रहे हैं। लेकिन उसी टाइम वो अपनी डीमन आई से सब ऑब्जर्व कर रहा था। जैसा हमेशा करता था, वो आलिया के साथ खड़े होकर आसपास की बातें सुन रहा था और सोच रहा था, सेकंड प्रिंसेस कहाँ है? फिर उसने देखा वो एक स्तंभ के पीछे छिपी खड़ी थी, नर्वस लग रही थी, अपनी छोटी बहन के पास जाने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी क्योंकि अमांडा उस वक्त रयू से बात कर रही थी, तो बीच में टपकना आसान नहीं था। यही देखकर तकाफुजी ने सोचा, ठीक है इस बार थोड़ा एक्ट डम करके मदद करता हूँ। वो अचानक आलिया के पास जाकर खड़ा हो गया। आलिया चौंक कर बोली, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तकाफुजी ने हल्की सी मुस्कान दी, लास्ट टाइम तुमने मुझे किक मारा था ना, सो अब गिल्टी फील मत करना। फिर उसने छेड़ते हुए पूछा, वैसे वो पहले वाली हिम्मत कहाँ चली गई? इतना कहकर उसने आलिया को हल्का सा आगे धक्का दे दिया। वो सीधा अमांडा के सामने जाकर गिर पड़ी। सारे नोबल्स हैरानी से देखने लगे और तकाफुजी बस मन ही मन सोचने लगा, बस अब गड़बड़ मत हो। लेकिन आलिया ने गहरी सांस ली और अमांडा को गिफ्ट आगे बढ़ा दिया। अमांडा थोड़ी देर झिझकी, फिर बॉक्स खोला और अंदर देखा। उसने तुरंत कहा, मैं इसे अभी पहनना चाहती हूँ। आलिया ने उसे उसके बालों में लगाकर हेल्प किया। अमांडा ने मुस्कुराकर पूछा, कैसी लग रही हूँ? आलिया सॉफ्टली बोली, तुम पर ये बहुत सूट कर रहा है। अमांडा खुश होकर हंसी और पार्टी नॉर्मल तरीके से चलती रही। फिर अचानक अमांडा ने कहा, एक और गिफ्ट चाहिए मुझे, बिग सिस्टर। आलिया हैरान हो गई। अमांडा ने बोला, क्या हुआ? मैंने आपको बिग सिस्टर कहा तो आपको पसंद नहीं आया? आलिया अचानक चौंक गई। उसे बचपन के सारे पल याद आ गए जब वो दोनों साथ खेलती थीं। फिर धीरे से बोली, अगर तुम चाहो तो मुझे खुशी होगी। अमांडा को यकीन नहीं हुआ, उसकी आंखें चमक उठी और दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया। सारा हॉल इमोशनल हो गया। तकाफुजी बस खड़ा सोच रहा था, चलो ये प्रॉब्लम तो फाइनली सॉल्व हो गया। और अजीब बात ये थी कि किंग और क्वीन भी बहुत खुश लग रहे थे। तकाफुजी ने सोचा, तो मतलब ये दोनों बहनें बेवजह इतने दिनों से ड्रामा कर रही थी। रयू ने तकाफुजी से कहा, तुम्हारी आइडिया सच में काम आ गई, बेस्ट डिसीजन यही था। तकाफुजी ने तुरंत जवाब दिया, हाँ मैंने काफी मेहनत की है, अब कम से कम मुझे अच्छा रिवॉर्ड तो मिलना चाहिए। रयू मुस्कुराया और बोला, ठीक है मैं तुम्हारे लिए फर्स्ट प्रिंसेस से बात करूंगा। फिर दोनों प्रिंसेसेस की तरफ देखकर उसने सच में राहत महसूस की। तकाफुजी ने मन ही मन कहा, ये लड़का तो हमेशा हीरो बनने में एक्सपर्ट है। उसने कहा, ओके मैं थोड़ी फ्रेश एयर लेने जा रहा हूँ। जब वो बाहर निकला तो आलिया उसके पीछे आई। उसने धीमे से कहा, तकाफुजी ये सब तुम्हारी वजह से हुआ, तो थैंक्स यू। तकाफुजी ने सिर हिलाते हुए जवाब दिया, डोंट वरी, मैं बस अपना काम कर रहा था। चारों तरफ सन्नाटा था, कोई भी उनकी कॉन्वर्सेशन सुनने वाला नहीं था। आलिया मुस्कुराई और बोली, तुम्हारी ये डिटेक्शन एबिलिटी सच में सब कुछ इजी बना देती है। तकाफुजी ने पूछा, अब कैसा फील हो रहा है अब जब तुम फाइनली अपने इमोशंस दिखाने लगी हो? आलिया गुस्से में बोली, अगर किसी ने कभी इमोशंस शो नहीं किए तो वो तुम हो। लेकिन तभी बॉलरूम के फ्लोर पर खून की नदियां बहने लगी। सारे लोग शॉक में थे। हमारे लड़के ने तुरंत समझ लिया, अब आलिया को कभी भी डॉल प्रिंसेस नहीं कहा जाएगा। अचानक पूरे हॉल में चीख गूंज उठी। दोनों ने उस तरफ मुड़कर देखा।